एपिसोड्स को 50 एपिसोड तक जो लेटेस्ट वाले थे जो मैंने टेलीग्राम पे डाले हुए हैं, आगे के मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ डेली का। बाकी जो बहुत ज़्यादा लोग पुराने एपिसोड्स को सुनना चाह रहे हो, वो एपिसोड्स मैं ऐप पे दूंगा, जो कि अप्रॉक्स 2-3 दिन में हम लोग लाइव कर देंगे। प्रॉपरली सबको सेटअप हो गया है, उसका लिंक दे देंगे आपको, वहाँ से आप उसको देख सकते हो। ऑलमोस्ट वर्क कंप्लीट एप्लीकेशन का भी, अब बस थोड़ा सा काम बाकी है। और तब तक के लिए हम लोग यहीं पर डाल रहे हैं। बाकी पुराने एपिसोड जिसको सुनना है टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, वहाँ 50 एपिसोड तक मिल जाएंगे। बाकी पुराने एपिसोड्स को भी मैं सेटल कर दूँगा। दूसरों की नज़र में हेज़ल एक ऊंची और महान परी थी, ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग स्टेज की एक शक्तिशाली कल्टिवेटर, लेकिन आरव के सामने उसके मन में केवल कृतज्ञता और असीम सम्मान था। वह दूसरों द्वारा अपमानित की जा सकती थी, लेकिन अपने सामने खड़े व्यक्ति के प्रति जरा सी भी बेअदबी वह बिल्कुल सहन नहीं कर सकती थी। ठीक है, तो बस इतना ही, आरव ने हाथ हिलाया। इस समय उसका संपर्क 3 महान होली सेक्ट से था, और उसके विरोधी सभी ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग रेल्म के लेट स्टेज के शक्तिशाली लोग थे। वह सामने मौजूद इस छोटे से व्यक्ति को भला गंभीरता से कैसे ले सकता था? अभी सबसे जरूरी काम था जितनी जल्दी हो सके निशा को ढूंढना, उसे एसके एम्पायर की स्थिति समझाना, और फिर टेलीपोर्टेशन अरे के जरिए फ्रॉस्ट प्रीफेक्चर जाना। धन्यवाद, लॉर्ड मेडिकल इमॉर्टल। उसकी माफी मिलने के बाद ही हेजल खड़ी हुई। आरव ने पूछा, निशा कहाँ है? रंगीन कपड़ों वाली परी के सीनियर ब्रदर यहाँ आ चुके हैं, और वे आपस में बात कर रहे हैं। हेजल की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि भीड़ के बाहर हलचल मच गई, और किसी ने जोर से कहा, फेरी इन कलरफुल क्लोथ्स आ गई हैं। इसके बाद देखने वालों की भीड़ रास्ता छोड़ने लगी, और 3 लोग आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। बीच में एक युवा महिला थी, जो रंग बिरंगे कपड़ों में चमक रही थी। वह कोई और नहीं बल्कि फतेहपुर की सेंटिस निशा थी। उसके बगल में काले कपड़ों में एक युवक था, जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष लग रही थी। वह शांत और सधा हुआ था, चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में दिल की गहराई से निकला हुआ घमंड छिपा हुआ था। यह व्यक्ति विक था, फतेहपुर का कोर डिसाइपल। वरिष्ठता के हिसाब से वह निशा का सीनियर ब्रदर था, हालांकि उसकी उम्र 100 वर्ष से अधिक थी और उसकी कल्टिवेशन ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग रेल्म के मिड स्टेज तक पहुंच चुकी थी। उन दोनों के साथ एक दुबला पतला अधेड़ उम्र का व्यक्ति भी था, जिसके शरीर से शक्तिशाली ऑरा निकल रही थी। वह भी ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग मिड स्टेज का एक्सपर्ट था। यह कोई और नहीं बल्कि महेंद्र था, कौशल का सीनियर ब्रदर। वह और विक पुराने परिचित थे। तीनों आपस में बात कर रहे थे, तभी बाहर की हलचल सुनकर वे तुरंत बाहर आ गए। तीनों ही ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग रेल्म के मिड स्टेज पर थे। उनके हर कदम से एक शक्तिशाली व्यक्ति की आभा फैल रही थी, और रास्ते में अनगिनत लोग उन्हें प्रशंसा भरी निगाहों से देख रहे थे। सीनियर ब्रदर, मुझे बचाए! सीनियर ब्रदर! महेंद्र को देखते ही कौशल ऐसे दौड़ पड़ा जैसे उसने कोई अपना देख लिया हो। इस समय उसकी टूटी हुई बाहें बेकार लटकी हुई थीं, आधे दांत टूट चुके थे। वह साफ बोल भी नहीं पा रहा था, बीच बीच में खून थूक रहा था और उसकी हालत बेहद दयनीय थी। ये महेंद्र का चेहरा अचानक बदल गया। वह तो तमाशा देखने आया था, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि पिटने वाला उसका अपना जूनियर ब्रदर होगा। जूनियर ब्रदर, यह क्या हुआ? किसने तुम्हें इतनी बुरी हालत में पीटा? कौशल की हालत देखकर महेंद्र गुस्से से भर गया। उसने निशा की ओर मुड़कर कहा, फेरी इन कलरफुल क्लोथ्स, आज आपको हम जैसे फेलो डिसाइपल्स को इसका जवाब देना ही होगा। ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग स्टेज का एक शक्तिशाली कल्टिवेटर जहां भी जाता है, वहां उसका सम्मान किया जाता है। हालांकि कौशल थोड़ा अविश्वसनीय था, फिर भी उसके सम्मान के कारण कोई उसे छूने की हिम्मत नहीं करता था। इस तरह बुरी तरह पीटा जाना बिल्कुल अभूतपूर्व था। सीनियर ब्रदर, आपको मेरे लिए न्याय करना होगा। ये सब उसी सुंदर लड़के की वजह से हुआ है, उसी ने मुझे बर्बाद किया। कौशल की दोनों बाहें पूरी तरह बेकार हो चुकी थीं, लेकिन बोलते समय उसने आरव की ओर एक दुष्ट नज़र डाली। उसे पता था कि हेजल और निशा दोनों ही ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग स्टेज की शक्तिशाली कल्टिवेटर हैं और उनका रिश्ता भी असाधारण है। बदला लेना असंभव था, इसलिए उसने अपनी सारी नफरत आरव पर डाल दी। उसके अनुसार ये युवक बिना कल्टिवेशन का था और आसान निशाना लग रहा था। उसके सीनियर ब्रदर की हैसियत के साथ बदला लेना बिल्कुल आसान था, और निशा भी निश्चित रूप से उसी का साथ देगी।
उसकी बात खत्म होते ही सामने खड़ी लूसी और हेजल की निगाहें और भी ठंडी और सख्त हो गईं। अब आरव उनके दिलों में बेहद ऊंचे स्थान पर था। वे उसके प्रति जरा सी भी बेअदबी बिल्कुल सहन नहीं कर सकती थीं। इमॉर्टल फिजिशियन का अपमान करने की हिम्मत, लगता है तुम्हें मिली सजा अभी काफी नहीं थी। दोनों तेज कदमों से आगे बढ़ीं, उनके शरीर से तेज किलिंग इंटेंट फूट पड़ा। महेंद्र गुस्से से भर उठा। वह इतनी दूर से आया था, फिर भी ये दोनों औरतें उसके जूनियर ब्रदर पर हमला करने की हिम्मत कर रही थीं। क्या ये पागल हो गई थीं? उसने कौशल को अपने पीछे किया और निशा से बोला, फेरी इन कलरफुल क्लोथ्स, क्या आप अपने मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार करती हैं? अब वो पूरी तरह स्थिति समझ चुका था। फतेहपुर से आई निशा ही यहाँ सब पर कंट्रोल रखती थी। रुको, अभी मत करो। जैसा कि उम्मीद थी, निशा ने ठंडी और सख्त अभिव्यक्ति के साथ आगे बढ़कर हेजल और लूसी को रोक दिया। कौशल ने राहत की लंबी सांस ली। वह लगातार 2 बार पिट चुका था और बुरी तरह डर गया था। सौभाग्य से फेरी केई उसकी तरफ थी। लेकिन सभी के आश्चर्य के लिए निशा ने हल्की आवाज में कहा, हटो, इसे मैं खुद करूंगी। ये कहते ही वह बिजली की गति से महेंद्र के पास से गुजरी और कौशल को अपने हाथ में पकड़ लिया। तू जैसा कचरा इमॉर्टल हीलर का अपमान करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? आरव के प्रति कृतज्ञता के मामले में पैराडाइज आइलैंड से बचकर निकली 100 महिला कल्टिवेटर भी निशा की बराबरी नहीं कर सकती थीं। अगर आरव का हस्तक्षेप न होता तो वह विवेक की फर्नेस बन चुकी होती। अगर आरव की मदद न होती तो वह ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग रेल्म के मिड स्टेज की सीमा पार नहीं कर पाती। अगर आरव ने उसे न बचाया होता तो पूरा फतेहपुर बदनामी का शिकार होकर पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड में मजाक बन जाता। इतने बड़े उपकार के सामने चाहे उसे स्वर्ग, पृथ्वी, देवता, दानव सभी से दुश्मनी क्यों न मोल लेनी पड़े, उसे कोई परवाह नहीं थी। कौशल तो बहुत छोटी बात थी। केई फेरी फेरी फेरी, कौशल को रोना आ गया। आज आखिर हो क्या रहा था? क्या इन सब ने अपने पूर्वजों से चेहरा बदलने की कला सीख ली थी? अभी तो ये सब मेरी तरफ थे और अब मुझ पर ही हमला कर रहे हैं। मुझे इस हालत में जीने कैसे देंगे? उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक करकच की आवाज आई और निशा की लात से उसकी बाईं टांग टूट गई। आह! कौशल की चीख बहुत तेज और कठोर हो गई। इतनी बार चिल्लाने से उसकी आवाज बैठ चुकी थी। लेकिन निशा रुकी नहीं। उसने फिर एक लात मारी और उसकी दाहिनी टांग भी तोड़ दी। कौशल रो पड़ा। इस बार वह सच में रो रहा था। अन्याय के आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। उसने आज ऐसा कौन सा पाप कर दिया था? मान लिया कि उसने थोड़ा दिखावा किया था, लेकिन उसने सामने वाले का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। फिर भी ये औरतें अचानक पागल हो गईं और एक एक करके उस पर टूट पड़ीं, हर एक पिछली से ज्यादा निर्दयी। आसपास खड़े लोग भी सन्न रह गए। पहले निशा सबकी नजरों में स्वर्ग से उतरी हुई परी जैसी थी, जो वर्ल्ड से अलग रहती थी। किसी ने कभी उसे गुस्से में नहीं देखा था, नहीं इतनी बेरहमी से किसी पर हाथ उठाते हुए। आज उसने सबकी उम्मीदों को तोड़ दिया। सबसे ज्यादा हैरान महेंद्र था। अभी कुछ देर पहले ही वह उससे बड़े सम्मान और शिष्टाचार से पेश आई थी। अचानक ऐसा बदलाव कैसे आ गया? फेरी इन कलरफुल क्लोथ्स, आप ये क्या कर रही हैं? यह मत भूलिए कि हम आपके फेलो डिसाइपल्स हैं और आपके मेहमान भी। वह गुस्से में था, लेकिन उसने हमला नहीं किया। आखिर सामने वाली की कल्टिवेशन उससे कम नहीं थी और उसका दर्जा भी बहुत ऊंचा था। वह फतेहपुर की होली मेडन थी। मेहमान? निशा की आंखों में बर्फ जैसी ठंडक थी। इमॉर्टल फिजिशियन का अपमान करने की हिम्मत, ये तो देवता भी नहीं कर सकते, मेहमान तो दूर की बात है। ये सुनते ही सभी समझ गए कि फेरी इन कलरफुल क्लोथ्स इतना गुस्सा क्यों थी। वजह वही युवक था। सभी की निगाहें आरव की ओर मुड़ गईं और वे और भी उलझन में पड़ गए। आखिर यह कैसे हो सकता है कि एक बच्चे को गोद में लिए रहने वाला ये साधारण सा व्यक्ति इतनी सारी परियों के दिल में इतना अहम स्थान रखता हो? निशा के रवैये से महेंद्र साफ तौर पर चौंक गया था और कुछ पल के लिए बोल ही नहीं पाया। यहाँ तक कि उसके बगल में खड़े विक के चेहरे पर भी हैरानी की झलक दिखाई दी। वह इस जूनियर सिस्टर को अच्छी तरह जानता था। वह पूरे सेक्ट की चहेती थी और स्वभाव से हमेशा बेहद घमंडी रहती थी। पिछले इतने वर्षों में किसी आदमी से शांति से बात कर लेना ही बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। उसने कभी किसी के प्रति इतना सम्मान कब दिखाया था? सभी के हैरान चेहरों को नजरअंदाज करते हुए निशा ने अब भी गुस्से में कहा, अपने जूनियर ब्रदर को लेकर यहाँ से चले जाओ, यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है।
ये महेंद्र फिर से सन रह गया। वह ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग रेल्म के मिड स्टेज का एक्सपर्ट था, फिर भी सामने वाली ने उसे जरा सा भी सम्मान नहीं दिया। इसका मतलब साफ था कि वह सचमुच बहुत क्रोधित थी। अगर वह यूं ही चला जाता तो उसका सम्मान कहाँ जाता? लेकिन अगर न जाए तो वह अपना घमंड भी नहीं छोड़ सकता था। अगर कोई और होता तो शायद वह वहीं दुश्मनी पर उतर आता, लेकिन निशा की पहचान बहुत खास थी। फतेहपुर की होली मेडन, भविष्य की सेक्ट लीडर, कहा जा सकता है कि वह पूरे सेक्ट के आधे हिस्से का प्रतिनिधित्व करती थी। ऐसे व्यक्ति को वह आसानी से नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। जूनियर सिस्टर, तुम इतनी नाराज क्यों हो? इसी समय विक आगे आया और बोला, यह मामला बस एक गलतफहमी है। बात अब खत्म हो चुकी है, इसे इतना गंभीर लेने की जरूरत नहीं है। अभी हमें होली ब्लड सेक्ट का सामना करना है और हमें लोगों की जरूरत है, इसलिए ब्रदर हा को यहीं रहने दो। निशा एक पल के लिए झिझकी। चाहे कुछ भी हो, विक उसका सीनियर था और उसकी उम्र व हैसियत साफ थी। उसे उसके भावनाओं का भी ध्यान रखना था। लेकिन उसने तुरंत फैसला नहीं किया। इसके बजाय वह आगे बढ़कर आरव के सामने आई और आदरपूर्वक झुकते हुए बोली, इमॉर्टल फिजिशियन, आपको क्या लगता है क्या किया जाना चाहिए? ये देखकर विक की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। साफ था कि इस युवा व्यक्ति का उसकी जूनियर सिस्टर के दिल में स्थान उससे भी ऊंचा था। ये बात उसे बेहद असहज कर रही थी। महेंद्र तो पूरी तरह हैरान था। वह सोच रहा था कि उसके इस निकम्मे जूनियर ब्रदर ने आखिर किस तरह के व्यक्ति को नाराज कर दिया था। यह मानना मुश्किल था कि एक साधारण व्यक्ति फतेहपुर की होली मेडन से इतना सम्मान पा सकता है। लेकिन आरव को इन बातों से कोई मतलब नहीं था। सच तो ये था कि वह इन सब से थोड़ा ऊब भी चुका था। उसने हाथ हिलाते हुए कहा, जैसा ठीक लगे वैसा कर लो, बस ये लोग मुझे परेशान न करें। ठीक है, कृपया मेरे साथ आइए। इतना कहने के बाद निशा ने किसी और की ओर ध्यान नहीं दिया और आदर के साथ आरव को द्वार की ओर ले जाने लगी। जहां तक महेंद्र और कौशल की बात थी, उसने उन्हें वहीं छोड़ दिया, न जाने को कहा, न ही कोई विनती की। शी लूसी और हेजल भी तुरंत पीछे पीछे चल पड़ीं। उनके साथ कई और महिला कल्टिवेटर भी थीं, जो खबर सुनकर वहां आ गई थीं। सभी आरव को घेरे हुए थे। वे जानती थी कि वे पास जाकर बात करने के योग्य नहीं हैं, इसलिए बस पीछे पीछे चलते हुए अपनी निगाहों से सम्मान प्रकट कर रही थीं। इस समूह को जाते हुए देखकर विक का चेहरा और भी गहरा हो गया। महेंद्र आगे बढ़ा और बोला, सीनियर ब्रदर गोंग, ये युवक आखिर है कौन? मुझे नहीं पता। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, और यह कहाँ से आया है इसका भी मुझे कोई अंदाजा नहीं। इस दौरान वह डेमन सी के पास कल्टिवेशन कर रहा था और बड़े राज्यों में हो रही घटनाओं पर उसका ध्यान नहीं था। होली सेक्ट के कॉर डिसाइपल होने के नाते वह होली सेक्ट के बाहर के कल्टिवेटर को गंभीरता से नहीं लेता था और उन पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं समझता था। लेकिन आज इस युवक ने उसका विशेष ध्यान खींच लिया, और वह भी ऐसे तरीके से जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अच्छा है कि इसका फतेहपुर से कोई संबंध नहीं है। महेंद्र की आंखों में एक क्रूर चमक उभरी। वह निशा को नाराज नहीं कर सकता था, और अगर उसे अभी खोया हुआ सम्मान वापस पाना था तो उसका एक ही रास्ता था, इस युवक से शुरुआत करना। आरव अपने साथियों से घिरा हुआ काउंसिल हॉल में दाखिल हुआ। एलिसन और जूली भी खबर सुनकर तुरंत वहां पहुंच गईं। पूरा हॉल 100 से अधिक सुंदर स्त्रियों से भरा हुआ था, जो आरव को घेरे हुए थीं। लिनक्स ने आरव की कमर में चुटकी ली और धीमे से बोली, इतनी सारी सुंदर औरतें तुम्हारे साथ जुड़ी हुई हैं? हालांकि वह एक जंगली महाद्वीप से थी और वहां कई पत्नियां और स्त्रियां होना सम्मान की बात मानी जाती थी, लेकिन ये सम्मान कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा था। नहीं, नहीं, आरव की गोद में छोटा यजी सो चुका था। अपनी बेटी को जगाने के डर से उसने जल्दी से समझाया, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैंने बस इन्हें बचाया था, इनमें से कई के नाम तक मुझे नहीं पता। निशा, आरव और बाकी लोगों को मुख्य आसनों तक ले गई, फिर आगे बढ़कर सम्मानपूर्वक झुकी। डॉक्टर आरव का सुरक्षित लौट आना वाकई बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं अब भी यही सोच रही होती कि आपको कैसे बचाया जाए। सब ठीक है, मैं बिना किसी चोट के निकल आया। आरव अपने बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने सीधे मुद्दे पर आकर कहा, क्या तुमने सबको यहाँ होली ब्लड सेक्ट से निपटने के लिए इकट्ठा किया है? निशा ने सिर हिलाया, हाँ, इस बार होली ब्लड सेक्ट पूरी ताकत के साथ आ रहा है, इसलिए हमें सबकी शक्ति एकजुट करनी होगी।
आरव ने पूछा, होली ब्लड सेक्ट के बारे में तुम कितना जानती हो? उसके विचार से भले ही वे इस सेक्ट के बारे में ज्यादा न जानते हों, लेकिन निशा होली सेक्ट से थी और काफी जानकार थी, इसलिए उसे कुछ तो पता ही होगा। जैसा कि उम्मीद थी, निशा बोली, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन फतेहपुर के अभिलेखों के आधार पर मुझे कुछ जानकारी है। आरव ने कहा, बताओ। 100 साल पहले कुनलन कॉन्टिनेंट पर दो बड़े दुष्ट सेक्ट थे, पहला डेमोनिक सेक्ट और दूसरा होली ब्लड सेक्ट। निशा ने विस्तार से बताना शुरू किया। उस समय होली ब्लड सेक्ट बेहद शक्तिशाली था और उसके पास दो सबसे बड़े तुरुप के पत्ते थे। पहला, उसकी कल्टिवेशन टेक्निक अत्यंत बारदाव थी, समान स्तर के लोगों में लगभग अजेय। दूसरा, होली ब्लड सेक्ट की सी डाओ टेक्निक्स दूसरों के रक्त से शक्ति एबीएसओआरपी कर सकती थीं, जिससे उनकी कल्टिवेशन बहुत तेजी से बढ़ती थी। जिस व्यक्ति का रक्त एबीएसओआरपी किया जाता, वह जितना शक्तिशाली होता, लाभ उतना ही ज्यादा और प्रगति उतनी ही तेज होती। इसी वजह से होली ब्लड सेक्ट कुछ ही वर्षों में तेजी से शक्तिशाली बन गया और डेमोनिक सेक्ट के बाद दूसरा सबसे बड़ा दुष्ट सेक्ट बन गया। ये सुनकर आरव के मन में रोनाल्ड का वह दृश्य उभर आया, जब उसका रक्त पूरी तरह चूषण गन कर लिया गया था। ये तकनीक उसे कुछ जानी पहचानी सी लगी। ध्यान से सोचने पर यह पृथ्वी के वैम्पायर्स जैसी ही थी, दोनों ही दूसरों के रक्त से अपनी शक्ति बढ़ाते थे। फर्क बस इतना था कि वैम्पायर्स चमगादड़ बनकर सीधे रक्त एबीएसओआरपी करते थे, जबकि होली ब्लड सेक्ट की टेक्निक उससे कहीं ज्यादा उन्नत थी। निशा ने आगे कहा, उस समय होली ब्लड सेक्ट बहुत तेजी से बढ़ा और उसने असंख्य अत्याचार किए। अंततः इससे पूरे संसार के राइचस सेक्ट क्रोधित हो गए और उन्होंने मिलकर उसका सफाया कर दिया। 100 साल बीत जाने के बाद, जिसे पूरी तरह समाप्त समझा गया था, वह अब फिर से उभर आया है। अप्रत्याशित रूप से इस दुष्ट शक्ति के कुछ अवशेष अभी भी बचे हुए थे और वे स्काई प्रीफेक्चर में फिर से प्रकट हो गए हैं। यह वापसी बहुत बड़े पैमाने पर हुई। 7 दिनों के भीतर उन्होंने स्काई प्रीफेक्चर के सभी 36 राज्यों को होली ब्लड डिक्री भेजा, जिसमें हर राज्य को होली ब्लड सेक्ट के अधीन होने और उसका वैसल स्टेट बनने का आदेश दिया गया। इस बार मेरा इरादा है कि 36 राज्यों और प्रमुख सेक्ट्स के सबसे शक्तिशाली लोगों को इकट्ठा कर एक अलायंस बनाई जाए, ताकि मिलकर होली ब्लड सेक्ट से निपटा जा सके। इस बार हमें उन्हें पूरी तरह समाप्त करना होगा, ताकि भविष्य में कोई छिपा हुआ खतरा न बचे। आरव ने सिर हिलाया। वह बस जिज्ञासावश पूछ रहा था, उसे होली ब्लड सेक्ट की विशेष चिंता नहीं थी। ठीक है, तो एसके एम्पायर के सारे मामले मैं तुम्हें सौंपता हूँ। ऐसे मामलों को होली सेक्ट की डिसाइपल निशा जैसी व्यक्ति पर छोड़ना ही बेहतर था। आरव खड़ा हुआ और बोला, मुझे घर में एक जरूरी काम है, मैं अब फ्रॉस्ट प्रीफेक्चर लौट रहा हूँ। ये कहकर वह जाने ही वाला था कि निशा की आवाज़ सुनाई दी। डॉक्टर आरव, शायद आप अभी नहीं जा पाएंगे। आरव मुड़ा और हैरानी से पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? निशा ने कहा, मैं इमॉर्टल फिजिशियन को ये बताना भूल गई थी कि स्काई प्रीफेक्चर को बाकी सभी महाद्वीपों से जोड़ने वाले टेलीपोर्टेशन एरेज नष्ट कर दिए गए हैं। क्या? आरव चौंक गया। टेलीपोर्टेशन अरे के बिना वह स्काई प्रीफेक्चर में ही फंस जाएगा। फ्रॉस्ट प्रीफेक्चर तक पहुंचने का एकमात्र तरीका डेमन सी को पार करना है, जो खतरों से भरा होने के अलावा सी चार्ट के बिना बिल्कुल असंभव है। ये कब हुआ? किसने किया? मर्चेंट पवेलियन के लोग कहाँ हैं? क्या वहाँ विशेषज्ञों की सुरक्षा नहीं थी? आरव सच में बेचैन हो गया और लगातार सवाल पूछने लगा। निशा ने कहा, सिर्फ 7 दिन पहले ये सब होली ब्लड सेक्ट ने किया। मर्चेंट पवेलियन के टेलीपोर्टेशन अरे की सुरक्षा करने वाले सभी गार्ड्स मारे जा चुके हैं, जिनमें उसे रिपेयर करने वाले कई अरे मास्टर्स भी शामिल हैं, सबको मार दिया गया। कमबख्त! आरव गुस्से से भर गया। आखिर यह होली ब्लड सेक्ट ठीक उसी समय क्यों आ गया, जब उसे टेलीपोर्टेशन अरे की ज़रूरत थी? लेकिन इस समय गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं था, वह सिर्फ गहरी सांस लेकर अपने क्रोध को दबा सकता था। मर्चेंट पवेलियन ने क्या कहा? क्या उन्होंने किसी को रिपेयर करने नहीं भेजा? ऐसा नहीं है कि हम रिपेयर नहीं करना चाहते, बल्कि हमारे पास करने की क्षमता ही नहीं है। निशा ने सिर हिलाया। होली ब्लड सेक्ट ने पहले से पूरी तैयारी कर रखी थी। टेलीपोर्टेशन अरे के पास के अरे मास्टर्स ही नहीं, बल्कि ब्रांच में मौजूद सभी अरे मास्टर्स भी मार दिए गए। अरे मास्टर्स के बिना टेलीपोर्टेशन अरे को कौन रिपेयर करेगा? इसके अलावा होली ब्लड सेक्ट का लक्ष्य भी साफ है,
स्काई प्रीफेक्चर और बाकी बड़े प्रीफेक्चर्स के बीच का संपर्क पूरी तरह काट देना। इस समय जो भी टेलीपोर्टेशन अरे रिपेयर करने की कोशिश करेगा, उसका अंजाम भी वही होगा। कमबख्त, मैं सच में मरने लायक हूँ। आरव उदास चेहरे के साथ कमरे में आगे पीछे टहलने लगा। डॉक्टर आरव, क्यों न आप यहीं रुक जाएं और होली ब्लड सेक्ट के मामले को सुलझाने में हमारा नेतृत्व करें। उसके बाद हम स्वाभाविक रूप से टेलीपोर्टेशन अरे रिपेयर करने का कोई तरीका निकाल लेंगे। निशा की आंखों में उम्मीद झलक रही थी। न जाने क्यों, इस आदमी का उसके पास होना उसे बेहद सुरक्षित महसूस कराता था। इसी वजह से वह सच में चाहती थी कि आरव यहीं रुक जाए। नहीं, मेरे पास समय नहीं है। मुझे एक बहुत ज़रूरी काम निपटाना है और फ्रॉस्ट प्रीफेक्चर लौटना ही होगा। आरव ने मन बना लिया था। चूंकि मर्चेंट पवेलियन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, अब उसे खुद ही कदम उठाना होगा। हालांकि उसके पास अरे डायग्राम नहीं था, लेकिन अरे फॉर्मेशंस में उसकी महारत को देखते हुए अगर थोड़ा ज़्यादा समय मिले तो वह रिपेयर कर सकता था। इतना कहने के बाद वह आरुषि, लैन शी और दूसरों को लेकर डा एम्पायर की राजधानी से निकल पड़ा और टेलीपोर्टेशन अरे की ओर बढ़ गया। दूरी ज़्यादा नहीं थी और उनकी कल्टिवेशन को देखते हुए वे बहुत जल्दी टेलीपोर्टेशन स्टेशन पर पहुंच गए। आरव हवा में रुका और उसका चेहरा और भी गंभीर हो गया। जहां पहले टेलीपोर्टेशन अरे हुआ करता था, अब वहां पूरी तरह खंडहर बिखरे पड़े थे। सिर्फ फॉर्मेशन ही नहीं, बल्कि उसका आधार भी पूरी तरह नष्ट कर दिया गया था। इससे साफ था कि सामने वाला कितना निर्दयी था। जमीन पर उतरकर नुकसान को ध्यान से देखने के बाद हिमानी ने पूछा, आरव, इस हालत में क्या इसे रिपेयर किया जा सकता है? रिपेयर तो किया जा सकता है, लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा और बहुत ज़्यादा सामग्री चाहिए। कहते हुए आरव के दिल में दर्द उठा और मन ही मन उसने होली ब्लड सेक्ट के 18 पीढ़ियों तक के पूर्वजों को कोसा। अरे फॉर्मेशंस में उसकी दक्षता के कारण वह सच में टेलीपोर्टेशन अरे रिपेयर कर सकता था, लेकिन इसके लिए बहुत ही कीमती सामग्रियों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर उसने पैराडाइज आइलैंड को लूटकर भारी संपत्ति जमा न की होती तो वह इसके बारे में सोचता भी नहीं। फिर भी कुछ सामग्री ऐसी थी जो उनके पास अभी नहीं थी और उन्हें किसी तरह जुटाना ही पड़ेगा। आरुषि ने कहा, हस्बैंड, जब आपके पास इसे रिपेयर करने की क्षमता है तो क्यों न हम इसे किसी और जगह फिर से बना लें? इस तरह इसे छिपाया भी जा सकता है और कोई आसानी से नष्ट भी नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। आरव ने सिर हिलाया। टेलीपोर्टेशन एरेज बेहद कॉम्प्लेक्स होते हैं और सटीक पोजीशनिंग की ज़रूरत होती है। अगर मैं इसे किसी और जगह बनाऊं तो यह मर्चेंट पवेलियन वाले एरेज से जुड़ ही नहीं पाएगा और सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ओह, सबने सिर हिलाया और लैन शी ने पूछा, तो अब क्या करें? पहले वापस चलते हैं और सारी ज़रूरी सामग्री इकट्ठा करते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। इतना कहकर आरव सबको लेकर ब्लोसम पवेलियन स्थित अपने निवास पर लौट आया और काशी से रहने की व्यवस्था करने को कहा। लैन शी और बाकी सबको ठिकाने लगाने और सो रहे बच्चे को सुलाने के बाद वह मुड़ा और बाहर चला गया। ट्रेजर पवेलियन में एक सुंदर आकृति खिड़की के पास खड़ी थी। वह प्रियंशी थी, जो अब पूरे ब्रांच की प्रभारी बन चुकी थी। लेकिन रात के आकाश को देखते हुए उसके नाजुक चेहरे पर गहरी चिंता छाई हुई थी। कुछ देर खड़ी रहने के बाद वह लंबी सांस लिए बिना नहीं रह सकी। क्या उस समय उस आदमी को न रोकना सही था या गलत? उस एक साल के दौरान जब भी उसे थोड़ा समय मिलता, वह आरव के बारे में जानकारी इकट्ठा करती रहती थी। मर्चेंट पवेलियन की शक्तिशाली इंटेलिजेंस सिस्टम के कारण उसकी उपलब्धियों के बारे में उन्हें पूरी जानकारी थी। इतनी तेज उन्नति और इतने चकाचौंध भरे कारनामे, यह अभूतपूर्व और बेमिसाल थे। पूरे कुनलन कॉन्टिनेंट में भी उसके जैसा कोई नहीं था। सामान्य तौर पर देखें तो पिछले एक साल में उसकी उपलब्धियां भी बेहद उल्लेखनीय थीं। वह पूरे स्काई प्रीफेक्चर में मर्चेंट पवेलियन की प्रमुख बन चुकी थी। लेकिन उस आदमी के सामने वह फीकी पड़ जाती थी और तुलना के लायक भी नहीं लगती थी। ये सोचकर प्रियांशी ने फिर से सिर हिला दिया। अब वह दुविधा में फंसी हुई थी, जैसे एक पैर पहले ही बंद गली में पड़ चुका हो। टेलीपोर्टेशन अरे का नष्ट होना उसके लिए और ट्रेजर पवेलियन दोनों के लिए विनाशकारी झटका था। हालांकि यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन जेट टैलिस्मन्स मौजूद थे, जिनसे हेडक्वार्टर्स से संपर्क किया जा सकता था, लेकिन टेलीपोर्टेशन अरे के बिना उसका क्या फ़ायदा? ऊपर से कोई सहायता भेजी ही नहीं जा सकती थी।
एकमात्र उपाय था कि डेमन सी पार करके एक्सपर्ट्स को भेजा जाए, और ट्रेजर पवेलियन के पास अलग अलग महाद्वीपों तक जाने वाले सी चार्ट्स भी थे। लेकिन इसमें कम से कम कई साल लग जाते, और डेमन सी बेहद खतरनाक था, सुरक्षित पहुंच पाएंगे या नहीं इसका भी कोई भरोसा नहीं था। सबसे अहम बात यह थी कि अब वे होली ब्लड सेक्ट के खतरे का सामना कर रहे थे। दुश्मन पूरी ताकत के साथ आया था और सबसे पहले टेलीपोर्टेशन अरे को नष्ट किया। उनका उद्देश्य साफ था, पूरे स्काई प्रीफेक्चर पर एकाधिकार करना। एक बार जब होली ब्लड सेक्ट यहाँ के शक्तिशाली लोगों को दबा लेगा तो उसका पहला निशाना ट्रेजर पवेलियन ही होगा। आखिरकार यहाँ अनगिनत कल्टिवेशन रिसोर्सेज और अपार धन मौजूद था। उस समय ये सचमुच एक महाविनाश होगा। स्थिति ऐसी थी, लेकिन वह पूरी तरह असहाय थी। स्काई प्रीफेक्चर कमजोर था और यहाँ तैनात सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी सिर्फ महायाना स्टेज का था। पहले वह सभी शक्तियों को दबा सकता था, लेकिन अब होली ब्लड सेक्ट के सामने वह बिल्कुल टिक नहीं सकता था। इसके अलावा सभी अरे मास्टर्स पहले ही होली ब्लड सेक्ट द्वारा घात लगाकर मार दिए गए थे। भले ही सामने वाला हस्तक्षेप न भी करे, ट्रेजर पवेलियन के पास टेलीपोर्टेशन अरे रिपेयर करने की क्षमता नहीं थी। बहुत देर तक सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि यह एक बंद गली है और अब बस अंतिम विनाश का इंतजार ही किया जा सकता है। उसी समय उसके कानों में एक आवाज पड़ी, तुम क्या सोच रही हो? इतनी खोई खोई सी क्यों हो? प्रियांशी सिहर उठी। वह आवाज जो उसके सपनों में अनगिनत बार गूंजी थी, अब साफ साफ उसके कानों में बज रही थी। क्या ये सच था, या फिर वो फिर से सपना देख रही थी? उसने तेजी से धड़कते दिल पर हाथ रखा और धीरे धीरे खड़ी हुई। उसकी नज़र सामने खड़े उस लंबे और सुंदर चेहरे वाले व्यक्ति पर पड़ी। लिटिल ब्रदर, क्या सच में तुम ही हो? क्या मैं सपना देख रही हूँ? बिल्कुल नहीं, ये सपना नहीं है। आरव हल्के से मुस्कुराया, फिर उसने एक लिखी हुई पर्ची प्रियांशी की ओर बढ़ा दी। इन सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लो, मैं तुम्हारे टेलीपोर्टेशन अरे की समस्या सुलझा दूंगा। कागज़ हाथ में लेकर उसकी सामग्री ध्यान से पढ़ने के बाद प्रियांशी को यकीन हो गया कि वह सपना नहीं देख रही थी। उस सूची में टेलीपोर्टेशन अरे की मरम्मत के लिए ज़रूरी मुख्य सामग्रियां लिखी थीं। प्रकार ज़्यादा नहीं थे, बस कुछ ही दुर्लभ चीज़ें थीं। पर्ची देखने के बाद उसने आरव की ओर कॉम्प्लेक्स भावों से देखा। काफ़ी देर बाद जाकर वह अपने मन को शांत कर पाए। लिटिल ब्रदर, तुम्हें इन चीज़ों की ज़रूरत क्यों है? क्या तुम्हारे साथ कोई उच्चस्तरीय फॉर्मेशन मास्टर है? आरव ने मुस्कुराते हुए अपनी ओर इशारा किया, वही तो हूँ। लिटिल ब्रदर, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? हालांकि प्रियंशी जानती थी कि आरव को फॉर्मेशंस का कुछ ज्ञान है, लेकिन टेलीपोर्टेशन अरे की मरम्मत के लिए सबसे शीर्ष स्तर के फॉर्मेशन मास्टर्स की ज़रूरत होती है। बिल्कुल मजाक नहीं है। तुम्हारी मदद करना तो बस रास्ते में किया गया काम है। असली बात यह है कि मुझे जितनी जल्दी हो सके फ्रॉस्ट प्रीफेक्चर वापस जाना है। आरव ने अपना उद्देश्य प्रियांशी से छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। तो तुम इस समय किस स्तर के अरे मास्टर हो? प्रियांशी को अब भी पूरा विश्वास नहीं हो रहा था। सबसे उच्च स्तर का। आरव की आवाज़ ऊंची नहीं थी, लेकिन उसमें पूरा आत्मविश्वास झलक रहा था। आज के पूरे कुनलन कॉन्टिनेंट में भले ही उसकी कल्टिवेशन सबसे ऊंची न हो, लेकिन फॉर्मेशंस के मामले में वह निश्चित रूप से शीर्ष लोगों में से एक था। ओह, प्रियांशी की आवाज़ कुछ भर्राई हुई थी। इस आदमी की उत्कृष्टता उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। बार बार अपेक्षाएं बढ़ाने के बाद भी आखिरकार यह साबित हुआ कि उसने उसे कम आंका था। जैसे ही सामग्री मिल जाएगी, मैं 3 दिनों में सारे टेलीपोर्टेशन एरेज ठीक कर सकता हूँ। आरव ने पूछा, इन सब चीज़ों को इकट्ठा करने में तुम्हें कितना समय लगेगा? 7 दिनों के भीतर, प्रियांशी ने कहा। कुछ सामग्रियां हमारे मर्चेंट पवेलियन में मौजूद नहीं हैं। अभी हेडक्वार्टर्स से मदद लेना संभव नहीं है, इसलिए हमें अपने ही तरीकों से उन्हें ढूंढना होगा। ठीक है। आरव ने सिर हिलाया। वह भले ही बेचैन था, लेकिन जानता था कि इतनी दुर्लभ सामग्रियां सबसे तेज ट्रेजर पवेलियन के जरिए ही मिल सकती हैं। प्रियंशी ने कुछ चिंता के साथ कहा, लेकिन इन सामग्रियों के बावजूद तुम्हारे लिए फॉर्मेशन स्थापित करना आसान नहीं होगा। इस बार ये सब होली ब्लड सेक्ट ने किया है। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम टेलीपोर्टेशन अरे की मरम्मत कर सकते हो, तो वे शायद तुरंत तुम्हें मारने आ जाएंगे। आरव ने कहा, इसकी चिंता मत करो। होली ब्लड सेक्ट कुछ भी नहीं है। तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ। ओह, ये तो अच्छा है। प्रियांशी की निगाहें कुछ धुंधली हो गईं।
उसे लगा कि वह इस आदमी को जितना समझने की कोशिश करती है वह उतना ही गहरा और रहस्यमय बनता जाता है। इतने आत्मविश्वास से बोलने के लिए सामने वाला कितना शक्तिशाली होगा और उसके हाथ में कितने मजबूत तुरुप के पत्ते होंगे। इन कुछ दिनों में मैं ब्लोसम पवेलियन में ही रहूंगा, जैसे ही कोई खबर मिले मुझे आकर बता देना। इतना कहकर आरव मुड़ गया और चला गया। वह यहाँ विशेष रूप से फॉर्मेशन की मरम्मत के लिए सामग्री जुटाने आया था। जहाँ तक उसके और प्रियांशी के बीच के भावनात्मक संबंधों की बात थी, वह पहले ही उन्हें छोड़ चुका था, इसलिए अब उन्हें और उलझाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसकी जाती हुई पीठ को देखते हुए प्रियांशी काफ़ी देर तक चुप खड़ी रही। अंत में वही सवाल फिर उसके मन में उभरा, इतना उत्कृष्ट आदमी, उस समय उसे न चुनना सही था या गलत? आरव ब्लोसम पवेलियन में अपने निवास पर लौटा तो उसने देखा कि निशा दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। फेरी वेन, क्या आपको मुझसे कोई काम है? निशा ने कहा। डॉक्टर आरव, क्या आप अभी जाने वाले नहीं हैं? आरव ने सिर हिलाया। टेलीपोर्टेशन अरे की मरम्मत के लिए कुछ सामग्री जुटाने में समय लगेगा। तो कल हम होली ब्लड सेक्ट का संयुक्त रूप से विरोध करने के लिए एक अलायंस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगे और साथ ही एक अलायंस लीडर भी चुनेंगे जो सबका नेतृत्व करेगा। क्या आप उसमें शामिल हो सकते हैं? निशा के चेहरे पर उम्मीद साफ झलक रही थी। वह दिल से चाहती थी कि आरव उसकी बात मान ले। आरव ने थोड़ी देर सोचा। वैसे भी इन कुछ दिनों में सामग्री का इंतजार करते हुए उसके पास कोई खास काम नहीं था, जाकर देख लेने में कोई नुकसान नहीं था। ये सोचकर उसने सिर हिला दिया। ठीक है, बहुत अच्छा, तो मैं कल किसी को आपको बुलाने भेज दूंगी। निशा के नाजुक चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान खिल उठी। वह पहले ही बेहद सुंदर थी और इस मुस्कान ने उसे और भी आकर्षक बना दिया। निशा को विदा करने के बाद आरव अपने लोगों के साथ कमरे में दाखिल हुआ। काशी ने उनके लिए पूरे कैंप की सबसे अच्छी जगह की व्यवस्था की थी, या कहें कि एक छोटा अल्पतलग आंगन जो साफ सुथरा, शांत और बेहद आरामदायक था। उसी समय अरुणा जाग गई। पहले उसने लिनक्स की गोद में दूध पिया, फिर अपने नन्हे हाथपांव हिलाने लगी, तोतली आवाजें निकालते हुए बीच बीच में हंस भी पड़ती। नन्ही को दुलारते हुए आरुषि ने कहा, आरव, मुझे लगता है कि आरव का शरीर बहुत मजबूत है। वह हमारे यहाँ के बच्चों से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर लगती है। उनके यहाँ ऐसा करने के लिए कम से कम 6 महीने की उम्र चाहिए होती थी। जैसा कि कहा जाता है, ज़्यादा चिंता इंसान को भ्रमित कर देती है। ये सुनते ही लिनक्स थोड़ी घबरा गई। हस्बैंड, कहीं इसमें कोई समस्या तो नहीं? कौन सी समस्या हो सकती है? आरव ने बच्ची को गोद में उठाया, उसके गाल को चूमा और कहा, हमारी बेटी इमॉर्टल क्यूंग फ्लावर से निखरी हुई है। ये 10,000 में एक होने वाली बात है। उसे इमॉर्टल फिजीक कहना भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। साधारण बच्चे उससे कैसे तुलना कर सकते हैं? वह बिल्कुल सच कह रहा था। ये तो बस शुरुआत थी। जैसे जैसे नन्ही बड़ी होगी, उसकी विशेषताएं धीरे धीरे सामने आती जाएंगी। ये सुनकर अच्छा लगा। लिनक्स ने राहत की सांस ली और उसके चेहरे पर स्नेह भरी मुस्कान फैल गई। तभी आंगन का दरवाज़ा खुला और बाहर से लोगों का एक समूह अंदर आया। सबसे आगे महेंद्र था। उसका चेहरा बेहद सख्त था। उसके पीछे कुछ लोग एक स्ट्रेचर उठाए हुए थे, जिस पर पूरी तरह अपाहिज हो चुका कौशल पड़ा था। काशी द्वारा लगाए गए सेवक जैसे ही उन्हें रोकने आगे बढ़े, महेंद्र ने हाथ हिलाकर उनके एक्यूपॉइंट्स सील कर दिए और उन्हें वहीं जकड़ दिया। फिर वो सीधे आगे बढ़ता हुआ अंदर आ गया। आरव जी को दुलारा रहा था। उसने उसकी ओर देखा तक नहीं और उदासीन स्वर में बोला, क्या कोई काम है? महेंद्र ने कहा, लड़के, तुमने मेरे जूनियर ब्रदर को इस हालत में पहुंचा दिया। क्या हमें इसका हिसाब नहीं चुकता करना चाहिए? आरव बच्ची को गोद में लिए खड़ा हुआ और बोला, तुम गलत समझ रहे हो। लूसी ने मुझे थप्पड़ मारा, हेजल ने मेरी बांह तोड़ी और निशा ने उसकी टांगें तोड़ी। इसका मुझसे क्या लेना देना? सच तो ये था कि कौशल जैसे व्यक्ति में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर सामने वाला बार बार खुद पिटने नहीं आता तो वह उसकी ओर देखता भी नहीं। लेकिन महेंद्र ऐसा नहीं सोचता था। उसकी नज़र में आरव की बात का मतलब था कि वह जिम्मेदारी से बच रहा है। लड़के, ये सब तुम्हारी वजह से शुरू हुआ, इसलिए जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। आरव हल्के से मुस्कुराया, अब मैं समझ गया। लगता है तुम फेरी केई और दूसरों से हिसाब चुकाने की हिम्मत नहीं रखते, इसलिए मुझे आसान शिकार समझ रहे हो, है ना? महेंद्र का चेहरा जड़ हो गया। यही उसका असली विचार था, लेकिन वह इसे मान कैसे सकता था?
लड़के, बकवास बंद करो। मैंने सुना है तुम एक कुशल हीलर हो जिसे इमॉर्टल फिजिशियन कहा जाता है। मेरे जूनियर ब्रदर की चोटें ठीक करो और फिर घुटनों के बल बैठकर माफी मांगो। फेरी इन कलरफुल क्लोथ्स की खातिर इस बार मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आरव ने सिर हिलाया। असल में डॉक्टर, तो तुम्हें दिखाने की जरूरत है। तुम्हारा दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर रहा और नजर भी कमजोर है। तुम कूड़ा हो, मेरे समय के लायक नहीं। दफा हो जाओ। महेंद्र का चेहरा अंधेरा पड़ गया। लड़के, तुम मौत को बुला रहे हो। अब फेरी केई तुम्हारी रक्षा नहीं कर रही। स्ट्रेचर पर पड़े कौशल ने चिल्लाकर कहा, सीनियर ब्रदर, पहले इसे अपाहिज कर दो। आरव ने हल्का सा भौहें सिकोड़ी। उसे डर था कि इस आदमी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज कहीं उसकी छोटी यजी को डरा ना दे। नीचे देखा तो नन्ही के बड़े बड़े काले नेत्र जिज्ञासा से सामने का सब कुछ देख रहे थे। उनमें जरा सा भी डर नहीं था। उसने राहत की सांस ली और बगल में खड़ी लिनक्स से कहा, इतना चिल्लाना बंद करो। प्रिय, इसे पीट दो। अरुणा को गोद में लिए हुए वो खुद आसानी से हाथ नहीं उठा सकता था। सामने वाला ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग रेल्म के मिड स्टेज पर था। ताकत के मामले में आरुषि भी कम नहीं थी, लेकिन इस समय लिनक्स का आगे आना ही सबसे उपयुक्त था। तुम छोटे से बदमाश खुद मौत को बुला रहे हो। बार बार नजरअंदाज किए जाने से महेंद्र पूरी तरह भड़क चुका था। उसने हाथ बढ़ाकर आरव को पकड़ना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने हमला किया, लिनक्स की मुट्ठी पहले ही उसके सामने पहुंच चुकी थी। सब कुछ बिजली की तरह तेजी से हुआ, मानो आसमान फट गया हो। महेंद्र चौंक गया। उसने अभी अभी आरव को उसे बच्चे की माँ कहते सुना था और उसे लगा था कि यह अपमान है। अब उसे समझ आ गया, ये बिल्कुल सच था। उस बच्चे की माँ की ताकत डरावनी थी। उसके शरीर से निकलती शक्तिशाली आभा ने उसका दम घूंट सा दिया। कमबख्त, इस आदमी के पास इतनी भयानक औरत कैसे हो सकती है? महेंद्र का पकड़ने वाला हाथ वहीं रुक गया। आरव ने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया और लिनक्स ने सीधा मुक्का मारा। दुर्भाग्य से महेंद्र तो सिर्फ ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग रेल्म के मिड स्टेज पर था, जबकि सामने खड़ी लिनक्स पहले से ही एक सच्ची मिड स्टेज बार्बेरियन क्वीन थी। भले ही स्तर में सिर्फ एक चरण का अंतर था, लेकिन ताकत में जमीन आसमान का फर्क था। उसके पास जरा सी भी टक्कर देने की क्षमता नहीं थी। उसकी हथेली लिनक्स की मुट्ठी के सामने टिक ही नहीं पाई। वह तोप के गोले की तरह उड़ता हुआ पीछे जा गिरा। ये ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग रेल्म के लेट स्टेज की ताकत है। महेंद्र जमीन से उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा भय से भर गया था। बच्चे की मां की शक्ति उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। सिर्फ एक ही बार में उसे साफ समझ आ गया कि वह सामने वाले का मुकाबला नहीं कर सकता। आगे लड़ना सिर्फ और अपमान ही लाएगा। उसने जरा सी भी देर नहीं की, तुरंत मुड़ा और भागने लगा। जब मालिक ही भाग गया तो स्ट्रेचर उठाने वाले चारों हट्टे कट्टे आदमी कैसे रुकते? उन्होंने स्ट्रेचर वहीं जमीन पर फेंक दिया और पल भर में भाग निकले। जिस कौशल के हाथ पैर पहले ही टूट चुके थे, वह जमीन पर गिर पड़ा और उसका चेहरा बुरी तरह सूज गया। उसे रोना आ रहा था। वह बदला लेने आया था, लेकिन सब उसे वहीं छोड़कर भाग गए। आरव बच्ची को गोद में लिए उसके पास आया, अपनी बेटी की ओर देखा और पूछा, डैडी को फुटबॉल खेलते देखना चाहोगी? उसने यूं ही पूछ लिया, ये सोचे बिना कि बच्ची समझेगी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अरुणा ने सिर हिलाया और अपने नन्हे हाथों से ताली बजाए। हाँ, जब देखना ही है तो डैडी तुम्हें दिखा देता है। आरव ने एक लात मारी और कौशल गेंद की तरह एक चाप बनाते हुए उड़ गया। स्ट्रेचर उठाने वाले चारों आदमी आंगन से बाहर भाग चुके थे। ये देखकर कि कोई पीछा नहीं कर रहा, उन्होंने राहत की सांस ली। लेकिन तभी ऊपर से कौशल आकर उन पर गिर पड़ा और चारों को सीधे जमीन पर गिरा दिया। उसे देखते ही चारों ने जल्दी जल्दी उसे उठाया और भाग खड़े हुए। उस रात कोई और घटना नहीं हुई। अगली सुबह लूसी तड़के ही आरव के दरवाजे पर आ पहुंची। इमॉर्टल फिजिशियन फेरी केई आपको आज की अलायंस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए बुला रही हैं। आरव ने कल ही सहमति दे दी थी, इसलिए आज उसने कोई हिचकिचाहट नहीं की। लेकिन अरुणा सो रही थी, इसलिए उसने उसे नहीं जगाया। उसने लिनक्स को बच्ची की देखभाल के लिए छोड़ दिया और खुद हिमानी और आरुषि को साथ लेकर चल पड़ा। इस बार लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए डा एम्पायर का रॉयल ट्रेनिंग ग्राउंड इस्तेमाल में लिया गया। पहले स्काई प्रीफेक्चर में वॉइड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज ही सबसे ऊंचा स्तर माना जाता था।
अब हर तरफ ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग स्टेज के एक्सपर्ट्स दिखाई दे रहे थे और महायाना स्टेज वाले तो आम हो गए थे। इतने शक्तिशाली लोगों का सामना करते हुए डा एम्पायर का शाह गुप्ता परिवार पूरी सावधानी से सेवा कर रहा था। जरा सी भी अवज्ञा करने की उनकी हिम्मत नहीं थी, यहाँ तक कि उन्होंने राजधानी में उड़ान पर लगा प्रतिबंध भी हटा दिया। इसके अलावा निशा के नेतृत्व में आए ये सभी शक्तिशाली लोग स्काई प्रीफेक्चर की सुरक्षा के लिए होली ब्लड सेक्ट से लड़ने आए थे, इसलिए शाह गुप्ता परिवार ने उन्हें पूरा सहयोग दिया। आरव इस जगह से काफी परिचित था। उसका दल जल्दी ही रॉयल ट्रेनिंग ग्राउंड के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। अभी वे अंदर जाने ही वाले थे कि अचानक एक सफेद आकृति आसमान से उतर आए। उसी समय ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग रेल्म के मिड स्टेज की भयानक आभा चारों ओर फैल गई। आसपास खड़े सभी लोगों को पीछे धकेलते हुए वो व्यक्ति सबसे पहले अंदर चला गया। जिन लोगों को पीछे धकेला गया था वे गुस्से से भर गए, लेकिन उस डरावने दबाव ने उनके मुंह में आने वाले शब्दों को वापस निगलवा दिया। मजबूत के सामने कमजोर को झुकना ही पड़ता है। जरा सी भी लापरवाही अपनी तबाही बुला सकती है। लूसी कुछ कदम पीछे हट गई। उसका गुस्सा उफान पर था, लेकिन जैसे ही उसने सामने वाले का चेहरा साफ देखा वो चौंक गई। रोमांटिक स्वॉर्ड इमॉर्टल अयान, आरव ने कहा, क्या तुम इसे जानती हो? लूसी ने कहा, मैंने ट्रेनिंग के दौरान उसे देखा था। वह स्काई सेक्ट का कोर डिसाइपल है, ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग रेल्म के मिड स्टेज का एक्सपर्ट और रोमांटिक स्वॉर्ड इमॉर्टल के नाम से प्रसिद्ध है। सफेद कपड़ों वाला व्यक्ति आधे रास्ते पर था। उसकी बात सुनकर वह रुका और पीछे मुड़कर देखा। ये छोटी लड़की कुछ जानती पहचानती है। उसके शब्दों में घमंड साफ झलक रहा था। इतना कहकर वह बिना रुके अंदर चला गया। लूसी का चेहरा बदल गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि उससे गलती हो गई है और वह अपराध बोध से भर गई। मेरे इमॉर्टल फिजिशियन, मुझसे चूक हो गई। मैंने उसे पहले अंदर जाने दिया। मैं अभी उसके पीछे जाती हूँ। भले ही सामने वाला होली सेक्ट स्काई सेक्ट से था और ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग रेल्म के मिड स्टेज का एक्सपर्ट था, लेकिन लूसी के दिल में उसका स्थान आरव से कहीं कम था। कोई बात नहीं, यह कोई बड़ी बात नहीं है, उसे पहले जाने दो। आरव को झंझट पसंद नहीं था। कौशल पहले ही बहुत परेशानी खड़ी कर चुका था, इसलिए वह ऐसे मामलों में पड़ना ही नहीं चाहता था। वह कुछ लोगों को साथ लेकर अंदर चला गया। अयान आगे आगे चल रहा था। स्काई सेक्ट के कोर डिसाइपल के रूप में उसके स्वभाव में हड्डियों तक बसा हुआ घमंड था। ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग एक्सपर्ट होने के नाते उसमें ऐसा अहंकार होना स्वाभाविक भी था। इस समय रॉयल ट्रेनिंग ग्राउंड स्काई प्रीफेक्चर के 36 राज्यों से आए कल्टिवेटर्स से भरा हुआ था। उनके स्तर अलग अलग थे और कुल संख्या लगभग 10,000 के आसपास थी। इनमें से कुछ लोग होली ब्लड सेक्ट के मामले के लिए बुलावे पर आए थे, जबकि कुछ सिर्फ तमाशा देखने और ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग स्टेज के एक्सपर्ट्स की ताकत देखने आए थे। अयान आगे बढ़ते हुए देख रहा था कि आसपास के सभी लोग उसे सम्मान और श्रद्धा से देख रहे हैं। ये दृश्य उसे बेहद संतोष दे रहा था। घमंडी स्वभाव वाले व्यक्ति के लिए दूसरों से ऊपर होने और देवता की तरह पूजे जाने का एहसास सबसे सुखद होता है। उसी समय कुछ और लोग उनकी ओर बढ़े। आगे आगे फेरी केई थी, उनके पीछे निशा, विक और महेंद्र चल रहे थे। स्पष्ट था कि ये लोग उनका स्वागत करने आए थे। अयान की आंखें तुरंत चमक उठी। वह स्काई प्रीफेक्चर के पास प्रशिक्षण और यात्रा कर रहा था, तभी उसे विक का निमंत्रण मिला था, लेकिन उसका असली उद्देश्य निशा थी। यह व्यक्ति रोमांटिक स्वॉर्ड इमॉर्टल के नाम से मशहूर था। अनगिनत महिला कल्टिवेटर उस पर मोहित थीं, लेकिन उसने किसी पर ध्यान नहीं दिया। उसके दिल में बस एक ही थी, फतेहपुर की रंगीन वस्त्रों वाली वह परी, निशा। दुर्भाग्य से वह निशा पर मोहित था, लेकिन निशा ने कभी उसे गंभीरता से नहीं लिया। शुरुआत में शिष्टाचार निभाया गया, लेकिन बाद में उससे दूरी बना ली गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस बार मदद के लिए आने पर सामने वाला इतना उत्साह दिखाएगा और चेहरे पर चमकती मुस्कान लेकर स्वागत करेगा। ये बात उसे बेहद अच्छी लगी। ऐसा अनुभव उसे कई वर्षों बाद मिला था। उत्साह और घबराहट से भरा हुआ अयान ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसका दिल गले से बाहर कूद पड़ेगा। उसने दोनों हाथ रगड़े, कुछ असहज अंदाज में आगे बढ़कर अभिवादन किया और चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान ओढ़ ली। फेरी इन कलरफुल रोब्स, आपका स्वयं आकर स्वागत करना सच में मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। लेकिन उसकी बात आधी भी पूरी नहीं हुई थी कि चेहरे की मुस्कान वहीं जम गई।
निशा ने उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया और सीधे उसके पास से गुजरते हुए पीछे खड़े आरव की ओर बढ़ गई। अयान अभिवादन में हाथ जोड़ने ही वाला था, लेकिन जब उसके हाथ आधे ही उठे थे, सामने कोई था ही नहीं। उसका चेहरा इतना बदसूरत हो गया, मानो उसने कोई बेहद गंदी चीज़ खा ली हो, पूरी तरह शर्मिंदगी से भरा हुआ। वो समझ रहा था कि फेरी इन कलरफुल क्लोथ्स का उसके प्रति नज़रिया बदल गया है और वही वजह है कि वह इतने जोश से स्वागत कर रही है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह ज़्यादा ही सोच रहा था। सौभाग्य से उसी समय विक और उसके साथी आगे आ गए, जिससे उसकी मौजूदा शर्मिंदगी कुछ कम हो गई। जूनियर ब्रदर अर्पित, इतनी दूर से आकर हमारी मदद करने के लिए मैं सच में आपका आभारी हूँ। ब्रदर गोंग, आप बहुत विनम्र हैं। आपका निमंत्रण मिलना ही मेरे लिए सम्मान की बात है। अयान ने तुरंत सहमति जताई, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान इतनी अजीब लग रही थी, मानो वह रोने वाला हो। निशा ने पीछे हो रही किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। वह तेजी से आरव के पास पहुंची और भी उज्ज्वल मुस्कान के साथ बोली, जिससे आसपास के सभी लोग हैरान रह गए। कई लोगों ने फेरी इन कलरफुल क्लोथ्स को पहले देखा था, लेकिन कभी उसे इतनी चमकदार मुस्कान के साथ नहीं देखा था। फिजिशियन, ये आपका स्वागत है। कृपया अंदर आइए। निशा ने बड़े उत्साह से आरव का स्वागत किया और सबको अंदर ले गई। जब वह अयान और दूसरों के पास से गुजरा तो उसे लगा मानो किसी चीज ने रास्ता रोक दिया हो। एक अदृश्य शक्ति ने उसे 3-4 कदम पीछे धकेल दिया। अयान के दिल में घुटन, गुस्सा और अपमान एक साथ उमड़ पड़े। उसका चेहरा गहरे जिगर जैसे रंग का हो गया। अगर सामने फेरी इन कलरफुल क्लोथ्स न होती तो शायद वो उसी समय किसी को थप्पड़ मार देता। आरव को तारों से घिरे हुए आगे बढ़ते देखकर उसके दिल में जलन और नफरत भर गई। सीनियर ब्रदर गोंग, ये युवक आखिर किस पृष्ठभूमि से है? जूनियर सिस्टर वेन उसे इतना महत्व क्यों दे रही है? विक ने सिर हिलाया। मुझे भी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मेरी जूनियर सिस्टर इस व्यक्ति को सच में बहुत महत्व देती है। वो खुद भी बेहद असंतुष्ट था। अयान की तरह सिर्फ जलन नहीं, बल्कि उसे लगा कि निशा का यह व्यवहार फतेहपुर होली सेक्ट की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा रहा है। एक प्रतिष्ठित सेक्ट की कोर डिसाइपल और भविष्य की सेक्ट लीडर किसी युवक के प्रति इतना आदर कैसे दिखा सकती है? पैराडाइज आइलैंड पर आरव ने जो किया था, उसकी इजाज़त के बिना निशा ने विक को कुछ भी नहीं बताया था। महेंद्र ने कहा, सीनियर ब्रदर्स, वह तो कहीं से अचानक निकल आया कोई जंगली लड़का है, उसे छोड़िए और उधर चलिए। ठीक कहा। जूनियर ब्रदर अर्पित, कृपया मेरे साथ मंच की ओर आइए और बैठिए। इस समय रॉयल ट्रेनिंग ग्राउंड के बीचों बीच एक ऊंचा मंच बनाया गया था, जिस पर 4 कुर्सियां रखी थीं। ये सब पहले से विक ने तैयार करवाया था। उसके विचार में केवल ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग रेल्म के मिड स्टेज वाले ही यहाँ बैठने के योग्य थे। ये 4 स्थान क्रमशः निशा, अयान, महेंद्र और उसके स्वयं के लिए थे। लगभग एक ही समय में सब मंच पर चढ़ गए। आखिरकार अयान स्काई सेक्ट से था और आमंत्रित अतिथि भी। विक ने मुख्य आसन की ओर इशारा करते हुए कहा, जूनियर ब्रदर अर्पित, कृपया बैठिए। अयान ने मन की नाराजगी दबाते हुए निशा की ओर चापलूसी भरी नज़र से देखा। जूनियर सिस्टर वेन, आप कृपया बैठिए। इसके बाद निशा ने आरव की ओर देखा। फिजिशियन, ये कृपया आप भी बैठिए। तीनों ने औपचारिक बातें की, लेकिन आरव ने जरा भी संकोच नहीं किया और सीधे बीच वाली कुर्सी पर बैठ गया। निशा उसके पास बैठ गई। सू सिस्टर, हम यहीं बैठते हैं। हिमानी को किसी तरह की औपचारिकता का कोई ख्याल नहीं था। उसने सीधे आरुषि का हाथ पकड़ा और आरव के दूसरी ओर बैठा दिया। एक पल में ही 4 कुर्सियां भर गईं। ये बगल में खड़े विक और बाकी दोनों लोग पूरी तरह हक्के-बक्के रह गए। वे तो बस शिष्टाचार निभा रहे थे, लेकिन अब बैठने के लिए कुर्सियां ही नहीं बचीं। अयान गुस्से से भर गया और आरव की ओर इशारा करते हुए बोला, तुम तो बस एक जूनियर हो, अपनी औकात नहीं जानते। क्या ये जगह तुम्हारे बैठने की है? आरव कुछ बोल पाता, उससे पहले ही निशा ने ठंडी नज़र से उसे घूरा। तुम अपनी सीमाएं नहीं जानते। यहाँ फैसला करने का अधिकार तुम्हें कब से मिल गया? हिमानी ने भी तुरंत कहा, सही कहा। तुम खुद को क्या समझते हो, जो आरव से इस तरह बात कर रहे हो? अयान कुछ पल के लिए बोल ही नहीं पाया। उसके मन में जबरदस्त घुटन थी, लेकिन वह निशा को पूरी तरह नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सका, इसलिए गुस्सा दबाकर रह गया। इस बार विक ने माहौल संभालते हुए कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, बस कुछ कुर्सियां और मंगवा लेते हैं।
ये कहकर उसने हाथ हिलाया और मंच के नीचे से 3 कुर्सियां उड़कर आईं और उसके पास रख दी गईं। अयान ने आरव को घूरकर देखा और गुस्से में आकर पास में बैठ गया। कल्टिवेशन वर्ल्ड में हमेशा से ताकत ही सर्वोपरि रही है और यह अलायंस कॉन्फ्रेंस भी इसका अपवाद नहीं था। मंच पर बैठने का अधिकार सिर्फ आरव और कुछ गिने चुने लोगों को ही मिला। बाकी ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग स्टेज के एक्सपर्ट्स जैसे लूसी मंच के नीचे पहली पंक्ति में बैठे, उसके बाद महायाना स्टेज वाले बैठे। ब्लोसम पवेलियन और सारांश एंड विलर समेत 3 बड़े सेक्ट्स के लोग इस समय सिर्फ पीछे बैठ सके। जहां तक छोटे बड़े अन्य सेक्ट्स का सवाल था, सबने अपनी अपनी कल्टिवेशन के अनुसार चुपचाप जगह चुन ली। ठीक है, अब हम अलायंस कॉन्फ्रेंस शुरू करते हैं। निशा ने बिना किसी झिझक के सभा की अध्यक्षता संभाली। क्या आप सभी ने होली ब्लड सेक्ट का नाम सुना है? मैं आपको संक्षेप में बता देती हूँ। उसने पहले होली ब्लड सेक्ट की स्थिति शुरू से अंत तक बताई, फिर कहा, होली ब्लड सेक्ट डेमोनिक सेक्ट के बाद दूसरा सबसे बड़ा दुष्ट सेक्ट है। अगर उन्होंने स्काई प्रीफेक्चर पर कब्जा कर लिया तो ये हम सभी के लिए विनाशकारी होगा। इस समय हमें एकजुट होना होगा, अलायंस बनानी होगी और होली ब्लड सेक्ट का डटकर सामना करना होगा। जो अलायंस में रहना चाहते हैं वे यहीं रहें, जो नहीं चाहते वे अभी जा सकते हैं। बहुत सही कहा, होली ब्लड सेक्ट से हमारी दुश्मनी पुरानी है। होली ब्लड सेक्ट से आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हम सब फेरी इन कलरफुल क्लोथ्स की बात मानेंगे, वह जो कहेंगी वही करेंगे। मौजूद सभी लोगों ने अपना दृढ़ निश्चय जाहिर किया, एक भी व्यक्ति वहां से नहीं गया। ऐसे में अब अगला चरण शुरू करते हैं। जैसे इंसान बिना सिर के नहीं चल सकता और पक्षी बिना सिर के उड़ नहीं सकता, वैसे ही अलायंस बनने के बाद हमें पहले एक लीडर चुनना होगा। आगे चलकर हम सब उसके आदेशों का पालन करेंगे। निशा ने कहा, इस अलायंस के लिए लीडर बेहद जरूरी है और हमें बहुत ज्यादा मतभेदों से बचना होगा। मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि केवल ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग स्टेज तक पहुंचे लोग ही नामांकन का अधिकार रखते हैं। सभी लोग उम्मीदवारों के नाम सुझाएंगे और फिर सामूहिक रूप से अंतिम फैसला लिया जाएगा। इस बात पर किसी को भी प्रॉब्लम नहीं थी। आखिरकार ताकत ही सब कुछ तय करती है। अलायंस लीडर जैसे बड़े फैसले में ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग स्टेज से नीचे वालों का कोई अधिकार न होना बिल्कुल स्वाभाविक था। मैं फेरी इन कलरफुल क्लोथ्स का नाम प्रस्तावित करता हूँ। निशा के बोलते ही अयान सबसे पहले खड़ा हुआ। यह व्यक्ति चापलूसी का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता था। फेरी इन कलरफुल क्लोथ्स होली सेक्ट फतेहपुर से हैं। उनका दर्जा ऊंचा है, कल्टिवेशन शक्तिशाली है और प्रभाव भी विशाल है। इस अलायंस की लीडर बनने के लिए उनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। अयान को पूरा विश्वास था कि उसकी यह चापलूसी उसे सुंदर परी की एक खुश नज़र जरूर दिलाएगी। लेकिन उसकी पूरी उम्मीदों के विपरीत सबसे पहले विरोध में खड़ी होने वाली कोई और नहीं बल्कि स्वयं निशा थी। ये देखकर अयान पूरी तरह हतप्रभ रह गया। उत्साह और घबराहट से भरा हुआ अयान ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसका दिल गले से बाहर कूद पड़ेगा। उसने दोनों हाथ रगड़े, कुछ असहज अंदाज में आगे बढ़कर अभिवादन किया और चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान ओढ़ ली। फेरी इन कलरफुल रोब्स, आपका स्वयं आकर स्वागत करना सच में मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। लेकिन उसकी बात आधी भी पूरी नहीं हुई थी कि चेहरे की मुस्कान वहीं जम गई। निशा ने उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया और सीधे उसके पास से गुजरते हुए पीछे खड़े आरव की ओर बढ़ गई। अयान अभिवादन में हाथ जोड़ने ही वाला था, लेकिन जब उसके हाथ आधे ही उठे थे, सामने कोई था ही नहीं। उसका चेहरा इतना बदसूरत हो गया मानो उसने कोई बेहद गंदी चीज खा ली हो, पूरी तरह शर्मिंदगी से भरा हुआ। वो समझ रहा था कि फेरी इन कलरफुल क्लोथ्स का उसके प्रति नजरिया बदल गया है और वही वजह है कि वह इतने जोश से स्वागत कर रही है। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह ज्यादा ही सोच रहा था। सौभाग्य से उसी समय विक और उसके साथी आगे आ गए, जिससे उसकी मौजूदा शर्मिंदगी कुछ कम हो गई। जूनियर ब्रदर अर्पित, इतनी दूर से आकर हमारी मदद करने के लिए मैं सच में आपका आभारी हूँ। ब्रदर गोंग, आप बहुत विनम्र हैं। आपका निमंत्रण मिलना ही मेरे लिए सम्मान की बात है। अयान ने तुरंत सहमति जताई, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान इतनी अजीब लग रही थी मानो वह रोने वाला हो। निशा ने पीछे हो रही किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। वह तेजी से आरव के पास पहुंची और भी उज्ज्वल मुस्कान के साथ बोली, जिससे आसपास के सभी लोग हैरान रह गए। कई लोगों ने फेरी इन कलरफुल क्लोथ्स को पहले देखा था, लेकिन कभी उसे इतनी चमकदार मुस्कान के साथ नहीं देखा था।
फिजिशियन ये, आपका स्वागत है, कृपया अंदर आइए। निशा ने बड़े उत्साह से आरव का स्वागत किया और सबको अंदर ले गई। जब वह अयान और दूसरों के पास से गुजरा तो उसे लगा मानो किसी चीज ने रास्ता रोक दिया हो। एक अदृश्य शक्ति ने उसे 3-4 कदम पीछे धकेल दिया। अयान के दिल में घुटन, गुस्सा और अपमान एक साथ उमड़ पड़े। उसका चेहरा गहरे जिगर जैसे रंग का हो गया। अगर सामने फेरी इन कलरफुल क्लोथ्स न होती तो शायद वो उसी समय किसी को थप्पड़ मार देता। आरव को तारों से घिरे हुए आगे बढ़ते देखकर उसके दिल में जलन और नफरत भर गई। सीनियर ब्रदर गोंग, ये युवक आखिर किस पृष्ठभूमि से है? जूनियर सिस्टर वेन उसे इतना महत्व क्यों दे रही है? विक ने सिर हिलाया, मुझे भी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मेरी जूनियर सिस्टर इस व्यक्ति को सच में बहुत महत्व देती है। वो खुद भी बेहद असंतुष्ट था। अयान की तरह सिर्फ जलन नहीं, बल्कि उसे लगा कि निशा का यह व्यवहार फतेहपुर होली सेक्ट की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा रहा है। एक प्रतिष्ठित सेक्ट की कोर डिसाइपल और भविष्य की सेक्ट लीडर किसी युवक के प्रति इतना आदर कैसे दिखा सकती है? पैराडाइज आइलैंड पर आरव ने जो किया था, उसकी इजाजत के बिना निशा ने विक को कुछ भी नहीं बताया था। महेंद्र ने कहा, सीनियर ब्रदर्स, वह तो कहीं से अचानक निकल आया कोई जंगली लड़का है, उसे छोड़िए और उधर चलिए। ठीक कहा। जूनियर ब्रदर अर्पित, कृपया मेरे साथ मंच की ओर आइए और बैठिए। इस समय रॉयल ट्रेनिंग ग्राउंड के बीचों बीच एक ऊंचा मंच बनाया गया था, जिस पर 4 कुर्सियां रखी थीं। ये सब पहले से विक ने तैयार करवाया था। उसके विचार में केवल ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग रेल्म के मिड स्टेज वाले ही यहाँ बैठने के योग्य थे। ये 4 स्थान क्रमशः निशा, अयान, महेंद्र और उसके स्वयं के लिए थे। लगभग एक ही समय में सब मंच पर चढ़ गए। आखिरकार अयान स्काई सेक्ट से था और आमंत्रित अतिथि भी। विक ने मुख्य आसन की ओर इशारा करते हुए कहा, जूनियर ब्रदर अर्पित, कृपया बैठिए। अयान ने मन की नाराजगी दबाते हुए निशा की ओर चापलूसी भरी नजर से देखा। जूनियर सिस्टर वेन, आप कृपया बैठिए। इसके बाद निशा ने आरव की ओर देखा। फिजिशियन ये, कृपया आप भी बैठिए। तीनों ने औपचारिक बातें की, लेकिन आरव ने जरा भी संकोच नहीं किया और सीधे बीच वाली कुर्सी पर बैठ गया। निशा उसके पास बैठ गई। सू सिस्टर, हम यहीं बैठते हैं। हिमानी को किसी तरह की औपचारिकता का कोई ख्याल नहीं था। उसने सीधे आरुषि का हाथ पकड़ा और आरव के दूसरी ओर बैठा दिया। एक पल में ही 4 कुर्सियां भर गईं। ये बगल में खड़े विक और बाकी दोनों लोग पूरी तरह हक्के-बक्के रह गए। वे तो बस शिष्टाचार निभा रहे थे, लेकिन अब बैठने के लिए कुर्सियां ही नहीं बचीं। अयान गुस्से से भर गया और आरव की ओर इशारा करते हुए बोला, तुम तो बस एक जूनियर हो, अपनी औकात नहीं जानते। क्या ये जगह तुम्हारे बैठने की है? आरव कुछ बोल पाता, उससे पहले ही निशा ने ठंडी नज़र से उसे घूरा। तुम अपनी सीमाएं नहीं जानते। यहाँ फैसला करने का अधिकार तुम्हें कब से मिल गया? हिमानी ने भी तुरंत कहा, सही कहा। तुम खुद को क्या समझते हो, जो आरव से इस तरह बात कर रहे हो? अयान कुछ पल के लिए बोल ही नहीं पाया। उसके मन में जबरदस्त घुटन थी, लेकिन वह निशा को पूरी तरह नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सका, इसलिए गुस्सा दबाकर रह गया। इस बार विक ने माहौल संभालते हुए कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, बस कुछ कुर्सियां और मंगवा लेते हैं। ये कहकर उसने हाथ हिलाया और मंच के नीचे से 3 कुर्सियां उड़कर आईं और उसके पास रख दी गईं। अयान ने आरव को घूरकर देखा और गुस्से में आकर पास में बैठ गया। कल्टिवेशन वर्ल्ड में हमेशा से ताकत ही सर्वोपरि रही है, और यह अलायंस कॉन्फ्रेंस भी इसका अपवाद नहीं था। मंच पर बैठने का अधिकार सिर्फ आरव और कुछ गिने चुने लोगों को ही मिला। बाकी ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग स्टेज के एक्सपर्ट्स जैसे लूसी मंच के नीचे पहली पंक्ति में बैठे। उसके बाद महायाना स्टेज वाले बैठे। ब्लोसम पवेलियन और सारांश एंड विलर समेत 3 बड़े सेक्ट्स के लोग इस समय सिर्फ पीछे बैठ सके। जहां तक छोटे बड़े अन्य सेक्ट्स का सवाल था, सबने अपनी अपनी कल्टिवेशन के अनुसार चुपचाप जगह चुन ली। ठीक है, अब हम अलायंस कॉन्फ्रेंस शुरू करते हैं। निशा ने बिना किसी झिझक के सभा की अध्यक्षता संभाली। क्या आप सभी ने होली ब्लड सेक्ट का नाम सुना है? मैं आपको संक्षेप में बता देती हूँ। उसने पहले होली ब्लड सेक्ट की स्थिति शुरू से अंत तक बताई, फिर कहा, होली ब्लड सेक्ट डेमोनिक सेक्ट के बाद दूसरा सबसे बड़ा दुष्ट सेक्ट है। अगर उन्होंने स्काई प्रीफेक्चर पर कब्जा कर लिया तो ये हम सभी के लिए विनाशकारी होगा। इस समय हमें एकजुट होना होगा, अलायंस बनानी होगी और होली ब्लड सेक्ट का डटकर सामना करना होगा।
जो अलायंस में रहना चाहते हैं वे यहीं रहें, जो नहीं चाहते वे अभी जा सकते हैं। बहुत सही कहा, होली ब्लड सेक्ट से हमारी दुश्मनी पुरानी है। होली ब्लड सेक्ट से आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हम सब फेरी इन कलरफुल क्लोथ्स की बात मानेंगे, वह जो कहेंगी वही करेंगे। मौजूद सभी लोगों ने अपना दृढ़ निश्चय जाहिर किया। एक भी व्यक्ति वहां से नहीं गया। ऐसे में अब अगला चरण शुरू करते हैं। जैसे इंसान बिना सिर के नहीं चल सकता और पक्षी बिना सिर के उड़ नहीं सकता, वैसे ही अलायंस बनने के बाद हमें पहले एक लीडर चुनना होगा। आगे चलकर हम सब उसके आदेशों का पालन करेंगे। निशा ने कहा, इस अलायंस के लिए लीडर बेहद जरूरी है और हमें बहुत ज्यादा मतभेदों से बचना होगा। मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि केवल ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग स्टेज तक पहुंचे लोग ही नामांकन का अधिकार रखते हैं। सभी लोग उम्मीदवारों के नाम सुझाएंगे और फिर सामूहिक रूप से अंतिम फैसला लिया जाएगा। इस बात पर किसी को भी प्रॉब्लम नहीं थी। आखिरकार ताकत ही सब कुछ तय करती है। अलायंस लीडर जैसे बड़े फैसले में ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग स्टेज से नीचे वालों का कोई अधिकार न होना बिल्कुल स्वाभाविक था। मैं फेरी इन कलरफुल क्लोथ्स का नाम प्रस्तावित करता हूँ। निशा के बोलते ही अयान सबसे पहले खड़ा हुआ। यह व्यक्ति चापलूसी का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता था। फेरी इन कलरफुल क्लोथ्स होली सेक्ट फतेहपुर से हैं। उनका दर्जा ऊंचा है, कल्टिवेशन शक्तिशाली है और प्रभाव भी विशाल है। इस अलायंस की लीडर बनने के लिए उनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। अयान को पूरा विश्वास था कि उसकी यह चापलूसी उसे सुंदर परी की एक खुश नज़र जरूर दिलाएगी। लेकिन उसकी पूरी उम्मीदों के विपरीत सबसे पहले विरोध में खड़ी होने वाली कोई और नहीं बल्कि स्वयं निशा थी। ये देखकर अयान पूरी तरह हतप्रभ रह गया। अयान ने सहज रूप से पूछा, ओह जूनियर सिस्टर वेन, आप सहमत क्यों नहीं हैं? विक ने भी कहा, हाँ जूनियर सिस्टर, मुझे लगता है कि इस अलायंस की लीडर बनने के लिए आप ही सबसे उपयुक्त हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं इसके लिए उपयुक्त हूँ, निशा ने गंभीर भाव से कहा। मेरे विचार में डॉक्टर आरव हर पहलू में मुझसे 100 गुना बेहतर हैं, इसलिए मैं उन्हें अलायंस लीडर के रूप में प्रस्तावित करती हूँ। ये विक और अयान एक दूसरे को अविश्वास से देखने लगे। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि निशा अलायंस लीडर का पद इस युवक को सौंप देगी। जूनियर सिस्टर, कृपया इस पर फिर से विचार करें, विक ने कहा। उसके विचार में होली सेक्ट का डिसाइपल होते हुए कोई युवक अलायंस लीडर कैसे बन सकता है? अगर यह बात बाहर फैल गई तो फतेहपुर की प्रतिष्ठा कहाँ जाएगी? अब दोबारा सोचने की जरूरत नहीं है, यह मेरा सोच समझकर लिया गया निर्णय है। निशा का स्वर बेहद दृढ़ था। अयान ने गुस्से में कहा, मैं असहमत हूँ। निशा ने शांत लेकिन ठंडे स्वर में कहा, आप सहमत हों या ना हो वह आपकी बात है, लेकिन किसे लीडर के रूप में प्रस्तावित करना है यह मेरा अधिकार है। आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन उससे मेरे निर्णय पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अयान को ऐसा झटका लगा कि वह कुछ कह ही नहीं पाया, लेकिन उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। हालांकि आरव ने शुरू से अंत तक उसकी ओर सीधी नज़र तक नहीं डाली थी, फिर भी अयान उसे अपने प्रेम का सबसे बड़ा ओपोनेंट मान बैठा था। वो भड़कने ही वाला था कि तभी विक की टेलीपैथिक आवाज़ उसके कानों में गूंजी, जूनियर ब्रदर अर्पित, गुस्सा मत करो, हम बस उसकी योजना को विफल कर देंगे। अयान ने गहरी सांस लेकर दिल के भीतर उठ रहे क्रोध को दबा लिया। विक के अपने विचार थे। होली सेक्ट की प्रतिष्ठा के लिए वह किसी भी हाल में इस बच्चे को गोद में लिए बैठे युवक को अलायंस लीडर नहीं बनने दे सकता था। लेकिन निशा हमेशा से जिद्दी रही थी और सेक्ट में उसकी स्थिति उससे भी ऊंची थी। सीनियर ब्रदर होने के नाते वह सीधे उसके फैसले को बदल नहीं सकता था। कोई और रास्ता न देखकर उसे घुमावदार तरीका अपनाना पड़ा। चाहे अलायंस लीडर वो खुद बने या अयान बने, इससे उसे फर्क नहीं पड़ता, बस ये युवक सफल नहीं होना चाहिए। मन में निश्चय कर लेने के बाद उसने कहा, जूनियर ब्रदर अर्पित स्काई सेक्ट से हैं, उनकी कल्टिवेशन ऊंची है और क्षमताएं भी मजबूत हैं, मैं उन्हें अलायंस लीडर के रूप में प्रस्तावित करता हूं। उसके बाद पास खड़े महेंद्र भी आगे बढ़े। सीनियर ब्रदर गोंग होली सेक्ट फतेहपुर से हैं, वे कुशल, सक्षम और सद्गुणी हैं। अगर वे अलायंस लीडर बनते हैं तो निश्चित रूप से होली ब्लड सेक्ट को एक ही झटके में मिटा सकते हैं, इसलिए मैं सीनियर ब्रदर गोंग को अलायंस लीडर बनाने का प्रस्ताव रखता हूं। महेंद्र ने बिना हिचकिचाहट विक का समर्थन किया। उसका उद्देश्य साफ था, वह आरव को अलायंस लीडर बनते नहीं देख सकता था।
निशा ने इन दोनों प्रस्तावों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने मंच के नीचे भीड़ पर नजर डाली और पूछा, अब 3 नाम प्रस्तावित हो चुके हैं, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? उसका अपना नाम अस्वीकार हो चुका था और अब आरव, विक और अयान 3 उम्मीदवार सामने थे। पूरा सभागार पूरी तरह शांत था। बाकी ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग स्टेज के एक्सपर्ट्स ने दोबारा कुछ नहीं कहा। साफ था कि यही 3 नाम सभी की राय को समेट चुके थे। चूंकि कोई नया नाम नहीं है तो अब मतदान करते हैं। अयान थोड़ा अधीर हो गया। उसके अनुसार जैसे ही वह आया था, सभी ने उसे बड़े उत्साह और प्रशंसा से देखा था। इतने समर्थन के साथ अंत में वही चुना जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं था। विक ने भी जोड़ा, ठीक है, आखिर यह अलायंस है, हम अकेले फैसला नहीं कर सकते। ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग स्टेज और उससे ऊपर के सभी एक्सपर्ट्स मिलकर निर्णय लें, जिसे सबसे ज्यादा समर्थन मिलेगा वही अलायंस लीडर बनेगा। दोनों इतनी जल्दी इसलिए कर रहे थे क्योंकि वे निशा को भी अपने पक्ष में करना चाहते थे। आखिरकार उसकी स्थिति को देखते हुए अगर वह जिद करके आरव का समर्थन करती रही तो मामला संभालना मुश्किल हो जाता, लेकिन सामूहिक मतदान में सब कुछ मतों की संख्या पर निर्भर करेगा। निशा को इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसने मंच के नीचे देखते हुए कहा, कृपया ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग स्टेज और उससे ऊपर के सभी लोग खड़े हो जाएं। उसके बोलते ही भीड़ में से दर्जन भर से ज्यादा लोग खड़े हो गए और सभी महिलाएं थीं। ये वही फीमेल कल्टिवेटर्स थीं जिन्हें आरव ने पैराडाइज आइलैंड से बचाया था। इनमें से 10 पहले ही ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग स्टेज तक पहुंच चुकी थीं। हाल ही में 2 और ने ब्रेक थ्रू किया था, जिससे कुल संख्या 12 हो गई। मंच पर मौजूद लोगों को मिलाकर कुल 16 लोग खड़े थे। हिमानी अपने खेल में मस्त थी और उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आरुषि भी नहीं उठी क्योंकि उसने देखा कि आरव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। निशा ने कहा, अब मतदान शुरू करते हैं। हर व्यक्ति केवल एक उम्मीदवार का समर्थन कर सकता है। जो लोग सीनियर ब्रदर गोंग को अलायंस लीडर के रूप में समर्थन करते हैं, कृपया हाथ उठाएं। सभागार में सन्नाटा छाया रहा, किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। मंच पर खड़ी निशा की ओर से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। हालांकि विक उसका सीनियर था, फिर भी उसने उसका समर्थन नहीं किया। आखिरकार केवल महेंद्र और अयान ने हाथ उठाए, जो दृश्य को और भी अजीब बना रहा था। विक का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। चाहे कुछ भी हो, वह मिड स्टेज ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग एक्सपर्ट और फतेहपुर का कोर डिसाइपल था। इतना कम समर्थन उसके लिए बहुत बेरहम था। सीनियर ब्रदर गोंग, चिंता मत कीजिए, मैं किसी भी हाल में उस आरव नाम के लड़के को सफल नहीं होने दूंगा। अयान ने उसे ढाढ़स बंधाया, लेकिन भीतर ही भीतर वह बेहद खुश था। लगता है लोकप्रियता के मामले में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता, यहाँ तक कि होली सेक्ट से आने वाला विक भी नहीं। वह गर्व से सीना तानकर भीड़ की ओर देखने लगा। निशा ने आगे कहा, सीनियर ब्रदर गोंग को 2 मत मिले हैं। अब जो लोग स्काई सेक्ट के अयान का समर्थन करते हैं, कृपया हाथ उठाएं। उसके बोलते ही अयान ने सीना फुलाया, ठुड्डी उठाई और सबके हाथ उठने का दृश्य देखने लगा। लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी पूरा सभागार शांत ही रहा। किसी ने हाथ नहीं उठाया। लूसी के नेतृत्व में खड़ी फीमेल कल्टिवेटर्स मानो बहरी हो गई हों, किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मंच पर भी वही स्थिति थी। फिर से केवल 2 ही हाथ उठे। इस बार अयान की जगह विक था। ये कैसे हो सकता है? जब मैं अंदर आया था तो सबने इतना गर्मजोशी से स्वागत किया था। अयान पूरी तरह हक्का-बक्का रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। अयान को 2 मत मिले हैं। अब जो लोग डॉक्टर आरव को अलायंस लीडर के रूप में समर्थन करते हैं, कृपया हाथ उठाएं। निशा के बोलते ही दर्शकों में खड़े सभी 12 लोगों ने बिना जरा सी हिचकिचाहट के एक साथ हाथ उठा दिए। मंच पर निशा का हाथ भी उठ गया। एक झटके में कुल 13 मत हो गए। ये दृश्य देखकर अयान और बाकी दोनों लोग पूरी तरह स्तब्ध रह गए। पहले उन्हें लगा था कि 20-22 साल का ये युवक किसी ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग एक्सपर्ट का समर्थन नहीं पा सकेगा, लेकिन नतीजा लगभग सर्वसम्मति वाला निकला। बहुत अच्छा, डॉक्टर आरव को 13 मत मिले हैं। अब मैं घोषणा करती हूँ। जैसे ही निशा अंतिम परिणाम घोषित करने ही वाली थी, पीछे से एक आवाज आई, जरा रुकिए। वह मुड़ी और देखा कि बोलने वाला विक था। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। सीनियर ब्रदर गोंग, क्या कोई समस्या है? मुझे लगता है कि यह मतदान पद्धति कुछ हद तक अनुचित है।
हालांकि यह कहना उसे अजीब लग रहा था, फिर भी विक ने किसी तरह शब्द निकाल ही दिए। निशा ने कहा, सीनियर ब्रदर, आपको क्या अनुचित लगता है? आप देखिए, ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग स्टेज पर नामांकन ठीक है, लेकिन मतदान को केवल ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग स्टेज तक सीमित करना कुछ अनुचित है। आखिर हम सब यहाँ होली ब्लड सेक्ट से लड़ने के लिए इकट्ठा हुए हैं। निशा बेहद बुद्धिमान थी। उसने तुरंत सामने वाले की छोटी सी चाल को भांप लिया। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आए। तो सीनियर ब्रदर का क्या विचार है? मतदान कैसे किया जाए ताकि वह निष्पक्ष हो? मतदान का दायरा कम से कम महायाना स्टेज तक बढ़ाया जाना चाहिए। विक के अनुसार मंच के नीचे मौजूद ये ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग एक्सपर्ट्स या तो आरव से लाभ उठा चुके थे या निशा के प्रभाव में थे, इसलिए ये परिणाम आया था। एक बार अगर मतदान का दायरा महायाना स्टेज तक बढ़ा दिया गया तो नतीजा तुरंत पूरी तरह पलट जाएगा। विक की बात खत्म होते ही अयान और महेंद्र लगातार सिर हिलाने लगे। साफ था कि वे भी उसी बात को समझ चुके थे। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि पहले का परिणाम निशा के प्रभाव से आया था। वह दर्जन भर लोगों को तो प्रभावित कर सकती थी, लेकिन वहां मौजूद 100 से अधिक महायाना स्टेज एक्सपर्ट्स को प्रभावित करना उसके लिए असंभव था। ठीक है, जब आज लीडर चुना ही जाना है तो फिर इसे निष्पक्ष, न्यायसंगत और सद्गुण के आधार पर होना चाहिए। निशा ने सामने खड़े तीनों लोगों की ओर देखा। उसकी आंखों में हल्की सी उपहास भरी चमक थी। उसके मन में ये तीनों किसी मसखरे से ज्यादा कुछ नहीं थे। आरव का प्रभाव कितना गहरा है यह वो इन लोगों से कहीं बेहतर जानती थी, और वह प्रभाव इनके सामने बिल्कुल अतुलनीय था। उसने पलटकर फिर से सभा का संचालन किया। महायाना स्टेज और उससे ऊपर के सभी कल्टिवेटर्स कृपया खड़े हो जाएं। अब दूसरा मतदान किया जाएगा। जो लोग विक को अलायंस लीडर मानते हैं कृपया हाथ उठाएं। मंच पर खड़े अयान सहित तीनों के दिल उम्मीद से भर गए। उन्हें लगा कि अब स्थिति पूरी तरह पलट जाएगी, लेकिन जो हुआ उसने उन्हें पूरी तरह स्तब्ध कर दिया। फिर से केवल वही दृश्य दिखा। सिर्फ अयान और महेंद्र ने हाथ उठाया। मंच के नीचे 100 से अधिक महायाना स्टेज एक्सपर्ट्स खड़े थे, लेकिन वहां पूरी तरह सन्नाटा था। एक भी हाथ समर्थन में नहीं उठा। विक पूरी तरह भ्रमित हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। अयान की हालत भी वही थी। वह स्काई सेक्ट का कोर डिसाइपल था, लेकिन पिछले 1 साल से बाहर प्रशिक्षण में रहने के कारण उसे आरव के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वह इस स्थिति को बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था। निशा ने शांत स्वर में कहा, विक को 2 मत मिले हैं। अब जो लोग अयान को अलायंस लीडर मानते हैं कृपया हाथ उठाएं। विक और महेंद्र ने हाथ उठाया, लेकिन बस वही दोनों। बेहद अजीब। पूरा माहौल शर्मनाक चुप्पी से भर गया। ये कैसे हो सकता है? अयान की आंखें घंटियों की तरह फैल गईं। अभी तो जब मैं अंदर आया था सबने इतना गर्मजोशी से स्वागत किया था। अब कोई वोट क्यों नहीं दे रहा और उस सुंदर लड़के को क्यों चुन रहा है? उसे अचानक कुछ याद आया। वह आगे बढ़ा और मंच के नीचे जोर से चिल्लाया, क्या आप सबने मेरी बात ठीक से सुनी? आप सब महायाना स्टेज पर हैं और आपको भी मतदान का अधिकार है। उसके अनुसार शायद नीचे मौजूद महायाना कल्टिवेटर्स नियम ही नहीं समझ पाए थे और सोच रहे थे कि उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। लेकिन उसके इतना कहने के बाद भी नीचे से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तभी अचानक एक आवाज गूंजी, हमें पता है कि हमें वोट देने का अधिकार है, बस हम आपको वोट नहीं देना चाहते। बोलने वाली एक सुंदर युवा फीमेल कल्टिवेटर थी, पैराडाइज आइलैंड से आरव द्वारा बचाई गई फर्नेस कॉल्ड्रंस में से एक। असल में वहां मौजूद 100 से अधिक महायाना कल्टिवेटर्स लगभग सभी वही लोग थे जिन्हें आरव ने बचाया था। इसके अलावा स्काई प्रीफेक्चर के बहुत से स्थानीय कल्टिवेटर्स उसे देवता की तरह पूजते थे। ऐसे में वे किसी और को वोट कैसे दे सकते थे? यह महिला कल्टिवेटर सीधी और बेबाक थी। वह पहले से ही आरव को बार बार परेशान किए जाने से नाराज थी और अब उसने खुलकर सच्चाई कह दी। उसके बोलते ही नीचे मौजूद सभी लोग एक साथ गूंज उठे। बिल्कुल, हम बस तुम्हें वोट नहीं देना चाहते। मैं अयान ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी भलाई के लिए दी गई सलाह खुद उसके लिए इतना बड़ा अपमान बन जाएगी। पहले वोट न मिलना बस थोड़ी शर्मिंदगी थी, लेकिन अब ये शर्मिंदगी 100 गुना बढ़ चुकी थी। वह सबके सामने मजाक बन गया और पूरे मैदान में हंसी गूंज उठी। इस पल वह शर्म और गुस्से से कांप रहा था। उसका चेहरा गहरे जिगर के रंग जैसा हो गया था। गुस्सा निकालने की कोई जगह नहीं थी,
और वह लगभग खून थूकने ही वाला था। निशा ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। उसकी आंखों में गहरी तिरस्कार की भावना थी। ठीक है, अब मतदान जारी रखते हैं। जो लोग डॉक्टर आरव को अलायंस लीडर मानते हैं, कृपया हाथ उठाएं। स्विश, अभी जैसा दृश्य था वही फिर दोहराया गया, बस इस बार नीचे हाथ उठाने वालों की संख्या 10 गुना ज्यादा थी। ये देखकर विक को ऐसा लगा मानो उसने जिंदा मक्खी निगल ली हो। उसने सोचा था कि यह तरीका आरव को रोक देगा, लेकिन उल्टा आरव के पक्ष में और भी ज्यादा वोट जुड़ गए। ये सब निशा की उम्मीद के बिल्कुल मुताबिक था। इन सभी लोगों का नया जीवन आरव की वजह से मिला था। उनके दिलों में डॉक्टर आरव देवता के समान था। वे किसी और को कैसे वोट देते? उसने पलटकर पूछा, सीनियर ब्रदर गोंग, अब इस परिणाम पर आपको कोई प्रॉब्लम है? विक निरुत्तर हो गया। सब कुछ उसी की शर्तों पर हुआ था। भले ही वह आरव को लीडर बनते नहीं देखना चाहता था, लेकिन अब वो कुछ कह भी नहीं सकता था। मैं असहमत हूँ। अयान गुस्से में खड़ा हो गया। मुझे लगता है कि मतदान का दायरा अब भी बहुत छोटा है। सभी को मतदान में भाग लेना चाहिए। आखिरकार यह अलायंस पूरे स्काई प्रीफेक्चर का प्रतिनिधित्व करती है। जब वह पहली बार अंदर आया था और सबने उसका स्वागत किया था, वह दृश्य अब भी उसकी आंखों में ताज़ा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अगर सभी वोट दें तो वह हार सकता है। निशा की आंखों में व्यंग्य साफ झलक रहा था। क्या तुम सच में निश्चित हो? अयान ने दृढ़ स्वर में कहा, बिल्कुल, सबको साथ मिलकर वोट देना चाहिए, तभी निष्पक्षता और न्याय सुनिश्चित होगा। वह लीडर न भी बने, यह उसे स्वीकार था, लेकिन वह अपनी प्रिय के सामने यूं अपमानित नहीं होना चाहता था। जैसा तुम चाहो। निशा ने फिर से मंच के नीचे भीड़ की ओर देखा। सबने सुन लिया है। जब ऐसा ही है तो अब सब मिलकर मतदान करेंगे। जो लोग विक को अलायंस लीडर मानते हैं, कृपया हाथ उठाएं। उसकी कल्टिवेशन इतनी ऊंची थी कि भले ही वहां दसियों हजार लोग मौजूद थे, उसकी आवाज हर एक के कानों तक साफ पहुंच गई। पूरा मैदान कुछ पल के लिए शांत हो गया। नीचे से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। केवल महेंद्र और अयान ने हाथ उठाया, बेहद अटपटे और अलग-थलग दिखते हुए। विक का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। यह न केवल स्थिति नहीं बदल सका, बल्कि सबके सामने उसका अपमान और बढ़ गया। लेकिन अयान अब भी उम्मीद से भरा हुआ था। उसे लगा कि अभी भी पलटवार का मौका है। निशा ने आगे कहा, जो लोग अयान को अलायंस लीडर मानते हैं, कृपया हाथ उठाएं। उसके बोलते ही दृश्य और भी शर्मनाक हो गया। इस बार तो विक ने भी हाथ उठाने की जहमत नहीं उठाई, बस महेंद्र अकेला खड़ा था, हाथ उठाए हुए। यह असंभव है। ये बिल्कुल असंभव है। अयान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह अविश्वास से भीड़ को घूरता रहा, लेकिन एक भी हाथ उठता नहीं दिखा। निशा हल्के से मुस्कुराई, जो लोग डॉक्टर आरव को अलायंस लीडर मानते हैं, कृपया हाथ उठाएं। उसके बोलते ही मंच के नीचे मौजूद हर एक व्यक्ति ने एक साथ हाथ उठा दिया। जहां तक नजर जाती थी, बस हाथ ही हाथ दिखाई दे रहे थे। फिजिशियन ये अमर रहें, फिजिशियन ये अमर रहें, फिजिशियन ये अमर रहें। भीड़ एक साथ गूंज उठी। सभी की आंखों में उत्साह और श्रद्धा थी, और वे मंच पर खड़े उस युवक को आदर से देख रहे थे। वही था जिसने जीनियस बैटल में स्काई प्रीफेक्चर का नाम रोशन किया था। वही था जिसने हेवन टावर की 10वीं मंजिल की परीक्षा में स्काई प्रीफेक्चर को सबसे ज्यादा स्थान दिलाए थे। वही था जो अनगिनत कल्टिवेशन रिसोर्सेज वापस लेकर आया था। वही था जिसने तीनों बड़े सेक्ट्स को एकजुट किया, ताकि स्काई प्रीफेक्चर फिर कभी अंदरूनी संघर्षों में न फंसे। इसी वजह से आज आरव स्काई प्रीफेक्चर के अनगिनत कल्टिवेटर्स के दिलों में देवता के समान था, अतुलनीय और सर्वोच्च स्थान पर। नारों की गूंज सुनकर और लोगों की आंखों में चमक देखकर अयान को अचानक सब समझ आ गया। असल में ये लोग उसी युवक का स्वागत कर रहे थे। वो बस संयोग से उसके आगे चल रहा था। कितनी विडंबना भरी गलती। निशा ने सामने खड़े तीनों लोगों को उपहास भरी नजर से देखा और कहा, अब जब सभी ने डॉक्टर आरव को अलायंस लीडर चुन लिया है, तो तुम तीनों के पास और क्या कहने को बचा है? अयान और विक ने एक दूसरे की ओर देखा। दिल से वे स्वाभाविक रूप से सहमत नहीं थे, लेकिन बात यहां तक पहुंच चुकी थी, इसलिए वे कोई ठोस प्रॉब्लम भी नहीं निकाल पा रहे थे। मैं असहमत हूं। अप्रत्याशित रूप से इस बार महेंद्र आगे बढ़ा। वह हमेशा अयान और विक का अनुयायी रहा था, लेकिन इस बार वह खुद ही कूद पड़ा। निशा ने ठंडी हंसी हंसी, क्या वजह है?
क्या तुमने नहीं देखा कि यह तो पहले ही सबकी इच्छा बन चुका है? बिल्कुल वजह है, महेंद्र ने कहा। तुम सब इस चालाक सुंदर लड़के के बहकावे में आ गए हो। क्या तुम्हें पता है, इसकी पत्नी असल में एक दैत्य है। जैसे ही उसने ये कहा, वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। बार्बेरियंस जब रॉयल स्तर तक पहुंच जाते हैं तो वे इंसानों से बिल्कुल अलग पहचाने नहीं जा सकते। बिना सीधे युद्ध के उन्हें पहचान पाना लगभग असंभव होता है। इसी वजह से हालांकि बहुत से लोगों ने पहले लिनक्स को देखा था, लेकिन किसी ने उसकी पहचान पर गंभीरता से विचार नहीं किया था। महेंद्र ने भी पहले इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन कल पिटने के बाद उसे एहसास हुआ कि सामने वाली का शरीर बेहद शक्तिशाली है। वह कोई बॉडी रिफाइनिंग कल्टिवेटर नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली दैत्य एम्परर थी। उसकी बात पूरी होते ही अयान और विक दोनों के चेहरों पर खुशी झलक उठी। उन्हें फिर से उम्मीद की किरण दिखाई दी। विक ने पूछा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? महेंद्र ने छाती ठोकते हुए कहा, बिल्कुल यकीन है। मैंने कल उससे सीधे लड़ाई की थी। अगर ऐसा है तो किसी भी हालत में हम उसे अलायंस लीडर नहीं बनने दे सकते। विक ने कहा, जो हमारी जाति का नहीं है उसका दिल भी अलग ही होगा। होली ब्लड सेक्ट के साथ यह युद्ध बेहद जरूरी है और इसे किसी भी हाल में किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं सौंपा जा सकता। अयान ने उत्तेजित होकर कहा, बिल्कुल सही। सिर्फ ये बात कि उसने सबको धोखा दिया, यही साबित करने के लिए काफ़ी है कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। निशा का चेहरा अंधेरा पड़ गया। मैं किससे विवाह करूं? उसका डॉक्टर आरव से क्या संबंध है? बिल्कुल संबंध है, अयान ने कहा। आज वह एक दैत्य से शादी कर सकता है तो कल होली ब्लड सेक्ट की किसी औरत से भी कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसके कोई सिद्धांत नहीं है, उस पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? ये तो कुतर्क है, निशा ने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन ये बात अचानक आई थी और वह तुरंत कोई उपयुक्त जवाब नहीं दे पाए। इसी समय नीचे बैठी लूसी ने कहा, ये तो सिर्फ एक तरफा बात है। सब लोग इस पर क्यों भरोसा करें? क्यों न आमने सामने पूछ लिया जाए? महेंद्र ने अहंकार से आरव की ओर उंगली उठाई। तुम हिम्मत करते हो ये कहने की कि तुम्हारी पत्नी दैत्य नहीं है? इस पल सभी की नजरें उस युवा व्यक्ति पर टिक गईं जो वहीं बैठा था। आरव ने तीखी नजर से महेंद्र को देखा। और तुम होते कौन हो? मैं किससे शादी करूं, उसका जवाब तुम्हें क्यों दूं? उसके ये कहते ही अयान के चेहरे पर तुरंत खुशी झलक उठी, मानो उसकी बात सही साबित हो गई हो। यह मामला अत्यंत जरूरी है। अगर तुम इसे साफ साफ नहीं समझा सकते तो तुम अलायंस लीडर नहीं बन सकते। कितना हास्यास्पद! आरव के चेहरे पर व्यंग्य था। मैंने कब कहा कि मुझे अलायंस लीडर बनना है? अगर ये लोग समझदार होते तो वह सामग्री का इंतजार करते हुए उनकी मदद कर देता और होली ब्लड सेक्ट का मामला भी निपटा देता। लेकिन इन मक्खियों की तरह मंडराते लोगों ने उसका सारा मूड खराब कर दिया था। मैं यहाँ सिर्फ फेरी इन कलरफुल क्लोथ्स का मान रखने आया था, लेकिन अब उसकी भी ज़रूरत नहीं रही। ये कहकर उसने कदम बढ़ाया और अपने निवास की ओर चल दिया। तुम नाशुक्रे कमीने! हिमानी ने अयान और दूसरों की ओर होंठ चिढ़ाए, फिर सफ़ेद सा मिडिल फिंगर दिखाया और आरुषि के साथ आरव के पीछे चली गई। आरव के जाते ही पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया। निशा का चेहरा बेहद उदास था और उसके दिल में गुस्सा भरा हुआ था। लेकिन आरव खुद अलायंस लीडर बनना नहीं चाहता था, इसलिए वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। अयान और बाकी दोनों लोग बेहद खुश थे। विक ने कहा, जूनियर सिस्टर, उसके चले जाने से कोई बड़ी बात नहीं है, हम तो अभी भी यहाँ हैं। महेंद्र ने जोड़ा, हाँ, वो तो सिर्फ महायाना स्टेज पर है, फिर भी खुद को बहुत बड़ा समझता है। उसके दिल में साफ था कि आरव असल में लिनक्स पर निर्भर करता है। निशा ने लंबी सांस ली। उन्होंने आरव की क्षमताएं खुद देखी थीं और किसी से बेहतर जानती थीं। अगर ये सारे लोग मिलकर भी आएं तो भी उसके बराबर नहीं हो सकते। उसने तीनों की ओर देखा। होली ब्लड सेक्ट पहले से ही बेहद शक्तिशाली है और उसकी वापसी इस बात का संकेत है कि उसकी नीयत अच्छी नहीं है। अगर डॉक्टर आरव लीडर होते तो हमारी जीत की संभावना कहीं ज्यादा होती। अब जब तुमने उन्हें नाराज करके भगा दिया है तो आगे खुद ही संभल कर रहना। फतेहपुर की कॉर डिसाइपल होने के नाते भले ही वह मन में नाराज थी, लेकिन उसे होली ब्लड सेक्ट के मामले को सुलझाना ही था। फिर भी आरव की अनुपस्थिति ने उसे भीतर से असुरक्षित महसूस कराया। फेरी वेन, इस छोटी सी बात को हमें सौंप दीजिए, अयान ने आत्मविश्वास से छाती थपथपाए। होली ब्लड सेक्ट ने टेलीपोर्टेशन अरे क्यों नष्ट किया?
क्या इसलिए नहीं कि वे हमारे सेक्ट से आने वाली सहायता से डरते हैं? इससे साफ है कि उनकी ताकत बहुत सीमित है। 100 साल पहले उन्हें सभी सेक्ट्स ने मिलकर मिटा दिया था। अब अगर वे फिर से प्रकट हुए भी हैं तो उनकी शक्ति ज़रूर बहुत कमज़ोर होगी। उन्होंने स्काई प्रीफेक्चर को अपना लक्ष्य इसलिए बनाया क्योंकि उन्हें लगा कि यहाँ के सबसे शक्तिशाली लोग भी सिर्फ महायाना स्टेज तक ही हैं। लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि हम यहाँ प्रशिक्षण कर रहे हैं। हमारी कल्टिवेशन के साथ उन्हें मिटाना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। उसने बड़ी सफाई से बात रखी और उसकी बातें सुनने में काफ़ी तर्कसंगत भी लग रही थीं। निशा ने फिर एक बार आह भरी और चुप रह गई। अब ज्यादा कुछ कहने का कोई मतलब नहीं था, बस हालात के अनुसार एक एक कदम आगे बढ़ना था। जूनियर ब्रदर अर्पित सच में बहुत दूरदर्शी है, विक ने अंगूठा उठाया। ऐसे में इस बार अलायंस लीडर तुम ही बनो। अयान इंद्रियंदर बेहद खुश था, लेकिन ऊपर से उसने विनम्रता दिखाते हुए कहा, यह मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? सीनियर ब्रदर गोंग ही इस पद के लिए सबसे उपयुक्त हैं। विक कुछ कहने ही वाला था कि तभी दूर से एक बेहद अहंकारी आवाज गूंजी, धक्का मुक्की बंद करो, इस पल से तुम सब मेरे नौकर हो। ये शब्द अभी क्षितिज से ही सुनाई दिए थे, लेकिन पलक झपकते ही वे रॉयल ट्रेनिंग ग्राउंड के ऊपर पहुंच चुके थे। उनकी रफ्तार अविश्वसनीय थी। वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए और एक साथ ऊपर देखने लगे। आसमान में दर्जन भर लोग दिखाई दिए। संख्या भले कम थी, लेकिन उनकी शक्ति अत्यंत भयानक थी। सबसे कम कल्टिवेशन भी ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग स्टेज की थी। आगे एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, लंबा चोगा पहने हुए। उसका व्यवहार सुसंस्कृत था, लेकिन उसकी आंखों में पागलपन भरा हुआ था। उसके पीछे काले कपड़ों में एक व्यक्ति था, मानो अंधेरे में छिपी परछाई, शांत और रहस्यमय। इसके अलावा और भी दर्जन भर लोग थे, जिनमें से हर एक की आभा बेहद शक्तिशाली थी। जब निशा ने इन लोगों के चेहरे साफ साफ देखे तो उसका रंग बदल गया। उसने तुरंत लूसी को गुप्त संदेश भेजा, जल्दी जाओ और डॉक्टर आरव को बताओ, विवेक आ चुका है। लूसी सबसे तेज थी। वह उसी पल अपनी जगह से गायब हो गई और आरव के जाने की दिशा में दौड़ पड़ी। वहां लगभग 10,000 लोग मौजूद थे। एक व्यक्ति का अचानक गायब होना किसी का ध्यान नहीं खींच सका। आया हुआ व्यक्ति विवेक ही था। उसने पैराडाइज आइलैंड के सभी कल्टिवेटर्स को मिटाने की 1000 साल की योजना बनाई थी। दुर्भाग्य से उसकी सारी मेहनत अंततः नाकाम रही, क्योंकि आरव ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जब पैराडाइज आइलैंड के एक छोटे संसार होने का रहस्य खुल गया, तो फिर कोई वहां नहीं गया और वह पूरी तरह उजड़ा हुआ नगर बन गया। इससे विवेक आग बबूला हो गया। सौभाग्य से उसे स्काई प्रीफेक्चर तक जाने का एक सी चार्ट मिल गया और वह अपने लोगों को लेकर यहां आ पहुंचा। पहला उद्देश्य आरव से हिसाब चुकता करना था, और दूसरा इस पूरे महाद्वीप पर कब्जा करके इसे भविष्य में अपना प्लेस बनाना। उसने यहाँ अनगिनत शक्तिशाली आभाओं को महसूस किया, इसलिए वह अपने लोगों को लेकर सीधे आ गया। निशा और दूसरों को देखकर वह बेहद खुश हुआ। ये सभी वही लोग थे जिन्हें आरव ने बचाया था। जब ये फर्नेस मिल गए तो वह आरव नाम का लड़का भी ज्यादा दूर नहीं होगा। एपिसोड्स को 50 एपिसोड तक जो लेटेस्ट वाले थे, जो मैंने टेलीग्राम पे डाले हुए हैं, आगे के मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ डेली का। बाकी जो बहुत ज़्यादा लोग पुराने एपिसोड्स को सुनना चाह रहे हो, वो एपिसोड्स में ऐप पे दूंगा, जो कि अप्रॉक्स 2-3 दिन में हम लोग लाइव कर देंगे प्रॉपर्ली। सब कुछ सेटअप हो गया है, उसका लिंक दे देंगे आपको, वहाँ से आप उसको देख सकते हो। ऑलमोस्ट वर्क कंप्लीट एप्लीकेशन का भी, अब बस थोड़ा सा काम बाकी है। और जब तक के लिए हम लोग यहीं पर डाल रहे हैं। बाकी पुराने एपिसोड जिसको सुनना है टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, वहाँ 50 एपिसोड तक मिल जाएंगे। बाकी पुराने एपिसोड्स को भी मैं सेटल कर दूँगा।